ये स्टोरी एक ऐसे स्टूडेंट की है जिसे अपनी टीचर से प्यार हो जाता है। वो टीचर को पाने के लिए क्या क्या करता है वो जानेंगे आज की मूवी में। मूवी की शुरुआत में एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम जूली है, जो एक शादीशुदा लेडी है जिसकी एक छोटी बच्ची भी है। जूली जिस क्लास में पढ़ाती थी उसी क्लास में एक गोरी आंख वाला लड़का था जिसका नाम भूरा था। वो शरारती हरकतें करता रहता था। जब जूली पढ़ाती थी तो वो हमेशा उसे घूरता रहता था जैसे उसे प्यार हो गया हो। जूली भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। जूली के भी मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन भूरा उसका स्टूडेंट था, उसे कहे तो कैसे कहे। कभी कभी भूरा जूली के इतना पास आ जाता था, जूली से कंट्रोल नहीं होता था, इसलिए जूली उसकी नजरों से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो उससे दूरी बनाने की कोशिश करती थी। अगले दिन जूली सभी स्टूडेंट को पेपर बांट रही थी, फिर सभी को पेपर लिखने को कहती है, लेकिन भूरा कुछ भी नहीं लिख रहा था, बस जूली को घूरे जा रहा था। जूली उसे इग्नोर करती है और अपना काम करने लगती है, लेकिन एक बार जूली की नजर भूरे पर पड़ ही जाती है। क्लास खत्म होने के बाद वो अपनी बेटी को स्कूल लेने जाती है। उसकी बेटी उससे बताती है कि स्कूल में आज कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जूली अपनी बेटी को कार में बैठाती है, तभी उसे भूरा नजर आता है जो अपने डॉग को घुमा रहा था। जूली थोड़ी देर उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जूली अपने स्टूडेंट से लेक्चर दिलवा रही थी, तभी जूली की नजर दो लड़कियों पर पड़ती है जो मोबाइल फोन में कुछ वीडियो देख रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। तभी जूली उनसे मोबाइल बंद करने को बोलती है, लेकिन वो लड़कियां जूली की बात को नहीं सुनती और उनसे उनका मोबाइल मांगने लगती है और कहती है क्लास के बाद तुम्हें अपना मोबाइल मिल जाएगा। एक लड़की मोबाइल देते हुए जूली को चुड़ैल बोलती है, जिसे सुनकर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। जूली कहती है कि प्रिंसिपल से उसकी शिकायत करेगी। जूली चाय पी रही थी तो उसकी नजर भूरे पर पड़ती है, उसी लड़की को परेशान कर रहा था जिसने जूली को चुड़ैल कहा था। भूरा उसके बैग को उल्टा करके सारी किताबें गिरा देता है और उसकी साइकिल को उठाकर पटक देता है। कुछ देर बाद जूली एक टीचर से भूरे के बारे में बात करती है। जूली उससे बताती है कि वो भूरे के बारे में क्या सोचती है और भूरा कैसा रिएक्ट करता है। जूली उस टीचर से सलाह लेना चाहती थी, लेकिन टीचर कंफ्यूज हो जाती है और समझ नहीं आता कि वो क्या जूली को बताए। अगली सुबह जूली भूरे से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। उसे खाली रूम में लेकर जाती है और बैठने को बोलती है और उससे पूछती है कि स्कूल में उसे कैसा लग रहा है, पर भूरा उसकी बातों का जवाब नहीं देता और उल्टा जूली से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है। जूली कहती है कि उसे उसकी फिक्र होती है और ये भी कहती है कि क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। जूली उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई मदद चाहिए तो बताए। भूरा उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। जूली तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। भूरा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी सचमुच मदद करना चाहती हो। जूली कहती है कि उसे उसके भविष्य की चिंता है, क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। जूली की बात सुनकर भूरा हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बात करने के बजाय सच बताओ कि वो उससे क्या चाहती है। जूली कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले जूली कहती है कि वो जो कुछ भी कह रही थी वो उस पर गौर करे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट क्लास से बाहर जा रहे हैं। जूली देखती है कि भूरे का बैग जमीन पर पड़ा हुआ था। वो इधर उधर देखती है और उसके बैग में से टी शर्ट निकालती है और उसे सूंघने लगती है। उसके बाद टी शर्ट को बैग में रख देती है। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है तो जूली टॉयलेट में चली जाती है और झुककर पानी पीने लगती है। जैसे ही वो पानी पीकर उठती है, भूरा उसके पास खड़ा था और वो नर्वस हो जाती है। भूरा उसके बाएं को पकड़ लेता है। जूली उसका हाथ हटा देती है, लेकिन भूरा दोबारा हाथ वहीं रख देता है और उसकी गर्दन पर किस कर देता है। जूली अपना होश खोने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जूली होश में आ जाती है और उसे रोक देती है। जूली कहती है कि उन दोनों के बीच में दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए और वो धमकी देती है कि इस हरकत की वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जूली कहती है कि वो आगे से इस बात का ख्याल रखे और वहाँ से जाने लगती है। तभी भूरा कहता है कि तुम ये सब करना चाहती हो, लेकिन जूली कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं करना चाहती। अगले दिन स्कूल हॉल में भूरा जूली से कहता है वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है, लेकिन जूली मिलने से मना कर देती है। बात करते हुए वो दोनों एकांत में चले जाते हैं। जूली कहती है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वो शर्मिंदा है। वो भूरे से कहती है कि वो उसका ख्याल दिल से निकाल दे और वहाँ से चली जाती है। कार पार्किंग में जाकर देखती है कि उसकी कार का शीशा टूटा हुआ है। उसकी कार पर थोड़ा स्क्रैच भी आया था, लेकिन फिर वो कार में बैठकर अपनी बेटी को लेने चली जाती। जूली घर पर कुछ काम कर रही थी, तभी उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि उसकी कार में स्क्रैच कैसे आया है। जूली कहती है कि मैं एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। उसका हस्बैंड कहता है कि लैंप पोस्ट से टकराने का स्क्रैच ऐसा नहीं होता है। जूली कहती है कि कभी कभी ऐसा ही हो जाता है। उसका हस्बैंड उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जूली क्लास में अब सभी स्टूडेंट को एक लेटर लिखने को कहती है और बोलती है कि किसी को कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकता है। तभी भूरा अपना हाथ खड़ा करता है और सवाल करता है कि क्या वो ये जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि इसकी शिकायत लेने के लिए मिनिस्टर के पास गई थी। भूरे की बात सुनकर सभी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। जूली कहती है कि हेड मिनिस्टर को वो उसकी शिकायत कर देगी। इस पर भूरा कहता है कि जूली को हेड मिनिस्टर के तलवे चाटना पसंद है। इस बात पर जूली को गुस्सा आता है और वो भूरे का बैग बाहर फेंक देती है और कहती है या तो तुम यहाँ से चले जाओ या तो मैं चली जाऊंगी। तभी एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्ट उठाकर फेंकता है जो जूली को हीट करते करते बचा था। ये सब देखकर जूली क्लास से बाहर चली जाती है। अगले दिन जूली अपनी बेटी को पढ़ा रही थी, तभी कोई उसे बार बार फोन करके परेशान कर रहा था और फोन पर आवाज भी नहीं आ रही थी। जूली क्लास में जाती है और भूरे को बेंच पर बैठे देखकर वो डर जाती है और जूली वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मेरी तबीयत खराब है और वो घर चली। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक ऐसे बुढ़े आदमी को देखेंगे जिसे जेमा नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन वो जेमा को अपनी दिल की फीलिंग नहीं बताता है। वो बूढ़ा आदमी जेमा के साथ घपाघप करने के लिए क्या करता है ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है जेमा बॉवरी, जिसे 2014 में रिलीज किया गया था। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग मार्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो फ्रांस के एक छोटे से गांव में रहता था। वो हमें अपनी स्टोरी खुद ही बता रहा होता है। वो कहता है वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ आया था। यहाँ पर उसके डैड एक बेकरी चलाया करते थे और वो अपने फादर के काम को आगे बढ़ाता है और अब वो अपनी वाइफ के साथ इस बेकरी को संभालता है। एक बार जब मार्टिन ब्रेड बना रहा होता है तब उसका ब्रेड जल जाता है।
उसकी वाइफ जब उससे इसके बारे में पूछती है तब वो बताता है वो चार्ली के बारे में सोच रहा था और वो कहता है कहीं चार्ली सुसाइड ना कर ले। उसकी वाइफ उसे समझाती है तुम्हें इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। इसके बाद मार्टिन चार्ली के घर पर जाता है। यहाँ पर चार्ली अपनी वाइफ जेमा का सामान जला रहा होता है। जेमा का हस्बैंड उसके सामान को क्यों जला रहा था ये हम इस मूवी में आगे जानेंगे। चार्ली जब यहाँ से जाता है तब यहाँ पर मार्टिन को जेमा की डायरी मिलती है। उस डायरी को छुपाकर वो अपने पास रख लेता है। घर आकर मार्टिन उस डायरी को पढ़ता है और यहाँ से इस मूवी की स्टोरी शुरू होती है और ये स्टोरी हमें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है। इस मूवी में काफी समय पहले का वक्त दिखाया जाता है। यहाँ जेमा की शादी चार्ली के साथ हो रही होती है और चार्ली जेमा को लेकर इस छोटे से गांव में रहने के लिए आया था। जब मार्टिन अपने नए पड़ोसियों को देखता है तब वो इनके पास जाता है। ये लोग यहाँ पर काफी बातें करते हैं। एक दिन चार्ली जेमा को लेकर मार्टिन की दुकान पर आता है। यहाँ जेमा मार्टिन के बनाए हुए ब्रेड को टेस्ट करती है। वहीं दूसरी ओर मार्टिन भी जेमा की खूबसूरती को देख रहा था और वो उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। इसके बाद शाम में जब मार्टिन अपने घर आ रहा होता है तब उसकी मुलाकात रास्ते में जेमा से होती है। ये लोग रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे। इसके बाद मार्टिन उसे गार्डन दिखाने के लिए ले जाता है। यहाँ के फ्लावर्स को देखकर जेमा बहुत खुश होती है। रात में चार्ली मार्टिन के पास आता है और उससे वो कहता है उसके घर की बिजली चली गई है। इसके बाद मार्टिन उसके साथ उसके घर पर जाता है और वहाँ जाकर वो बिजली को ठीक कर देता है। तभी यहाँ मार्टिन की वाइफ भी उसे ढूंढते हुए आ जाती है। इसके बाद ये चारों मिलकर ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करते हुए मार्टिन बस जेमा को ही देखे जा रहा था। इन्हें ऐसे रहते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर आती है और वो मार्टिन की ब्रेड्स की तारीफ करती है। मार्टिन उससे पूछता है क्या तुम्हें ये जानना है कि मैं इन ब्रेड्स को कैसे बनाता हूँ। जेमा इन ब्रेड्स को बनते हुए देखने के लिए हाँ कहती है। इसके बाद मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो ब्रेड्स बनाया करता था। जब जेमा ब्रेड्स बना रही होती है तब मार्टिन उससे पूछता है तुम्हें इन्हें बनाने में कैसा लग रहा है। जेमा उससे कहती है मुझे इन्हें बनाने में बहुत मजा आ रहा है। मार्टिन इसी रूम में ब्रेड्स बनाया करता था इसलिए इस रूम में बहुत गर्मी थी। गर्मी की वजह से जेमा अपना स्वेटर उतारती है। ये सब देखकर मार्टिन अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था और उसके मन में हवस जागने लगती है और वो यहाँ जेमा को देखे जा रहा था। मार्टिन अपने दुकान के बाद अपना ज्यादा वक्त अपने फैमिली को देता है। जब एक बार वो अपनी बेकरी जा रहा होता है तब उसे रास्ते में जेमा मिलती है। मार्टिन उससे पूछता है तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो। जेमा उसे बताती है कि वो डाइटिंग पर है इसलिए उसने कुछ दिनों से ब्रेड खाना बंद कर दिया है। इसके बाद वो उसे गुड बाय कहती है और यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी उसके पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है जिससे जेमा को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास बुलाती है और उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। मार्टिन उसकी हेल्प करने लगता है और वो उसके कपड़े को हटाकर कीड़े को ढूंढता है। मार्टिन जेमा से कहता है तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है और मुझे इसका जहर चूस के बाहर निकालना होगा। जेमा उसे जल्दी से वैसा करने के लिए बोलती है। इसके बाद मार्टिन बिना वक्त गंवाए उस कीड़े के जहर को बाहर निकालने लगता है। इन दोनों को ऐसा करते हुए देखने में काफी अजीब लग रहा था। उसी वक्त एक लड़का वहाँ आता है। वो इन दोनों को ऐसा करते हुए देखता है और वो मार्टिन के पास जाकर उससे ये पूछता है तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। इसके बाद मार्टिन उस लड़के को सारी बातें समझा रहा होता है लेकिन तभी जेमा बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और वो उसे कहता है तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। जब ये लोग हॉस्पिटल से घर आ रहे थे तब जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है क्योंकि उसे बहुत कमजोरी फील हो रही थी। उसे जेमा का ऐसा करना बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन जब मार्टिन अपने शॉप के बाहर खड़ा होता है तब वो जेमा और उस लड़के को बातें करते हुए देखता है। उन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर मार्टिन ये मन में सोचता है कि इन दोनों का अफेयर जल्दी शुरू हो जाएगा। एक बार जब मार्टिन रास्ते में कहीं जा रहा था तब वो जेमा को देखता है जो कि गाड़ी से कहीं जा रही होती है। इसके बाद मार्टिन उसका पीछा करने लगता है। मार्टिन देखता है जेमा उस लड़के के घर पर जा रही थी जिसका नाम हार्प है। मार्टिन उन दोनों को साथ में देखकर बहुत शौक होता है। मार्टिन को पहले ऐसा लगता है जैसे जेमा हार्प के साथ वाइन पीने के लिए गई होगी क्योंकि हार्प ने उसकी मदद की थी, लेकिन असल में जेमा हार्प के साथ घपाघप करने के लिए गई थी। उसी रात मार्टिन जेमा के घर पर डिनर करने के लिए आता है। तभी वो जेमा के गले पर लव बाइट देखता है। इस बाइट के निशान को देखकर मार्टिन समझ जाता है हार्प ने जेमा के साथ मिलन क्रिया कर दिया है। ये देखकर मार्टिन बहुत सैड होता है क्योंकि वो जेमा को बहुत पसंद करता था। अगले दिन मार्टिन हार्प के पास जाता है और वो उससे बातें करता है। हार्प उसे बताता है वो आजकल पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तब मार्टिन उससे कहता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला लेना चाहिए ताकि वो तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर सके। थोड़ी देर बाद हार्प जेमा को अपने घर पर बुलाता है। जेमा के यहाँ आते ही मार्टिन कहीं बाहर छुप जाता है। जेमा जैसे ही यहाँ अंदर आती है ये लोग साथ में भयंकर घपाघप करते हैं। हार्प और जेमा को ऐसा करते हुए देखकर मार्टिन को पूरा यकीन हो जाता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। अब जेमा हार्प के घर पर अक्सर आया करती थी और ये दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते थे। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन के बेकरी में आती है और वो यहाँ से ब्रेड खरीदती है लेकिन वो ब्रेड का एक टुकड़ा ले जाना भूल जाती है। इसके बाद मार्टिन उस ब्रेड को देने के लिए उसके घर जाता है लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुँचता है उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। उन आवाजों को सुनकर वो वहीं पर छुप जाता है। जब वो खिड़की से अंदर देखता है तब वो पाता है हार्प और जेमा घपाघप कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे और जेमा हार्प को आई लव यू बोलती है जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन फिर से जेमा हार्प के घर पर जाती है और ये दोनों जबरदस्त मिलन क्रिया करते हैं। ये लोग घपाघप करते हुए इतने खो जाते हैं कि इन लोगों से हार्प के मॉम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है। ये देखकर जेमा कहती है वो अपने हस्बैंड से कहकर इस मूर्ति को ठीक करवा देगी। जाते हुए जेमा हार्प को ये बोलती है हम दोनों को यहाँ से भागकर लंदन चले जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं जेमा को एक लेटर मिलता है। उस लेटर को पढ़ने के बाद जेमा हार्प से मिलने के लिए उसके घर पर जाने लगती है। इधर हार्प की मॉम जब अपने घर पर आती है तब उन्हें उनकी कीमती मूर्ति नहीं मिलती है। हार्प अपनी मॉम को बोलता है उस मूर्ति में स्क्रैच आ गई थी इसलिए उसने उस मूर्ति को पास के एक आदमी को ठीक करने के लिए दिया है।
वहीं दूसरी ओर जेमा के पास हर्फ का मैसेज आता है जिसमें वो जेमा को ये लिखता है, मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं आ सकता हूँ। ये जानकर जेमा बहुत सैड होती है। इसके बाद वो रोते हुए अपने घर चली जाती है। इधर धीरे धीरे चार्ली को जेमा पर शक होने लगता है क्योंकि जेमा अब चार्ली पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। इस बात से चार्ली बहुत अपसेट था और वो गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद जेमा से मिलने के लिए उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम पैट्रिक था। कुछ देर बाद मार्टिन इन दोनों को सड़क पर किस करते हुए देखता है। ये देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जेमा को क्या चाहिए। इसके अगले दिन पैट्रिक जेमा के घर पर आता है। जब ये लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं उसी वक्त चार्ली भी अपने घर वापस आ जाता है। जैसे ही वो अपने घर पर अंदर जाता है वो भागता हुआ फिर से बाहर आता है और वो मार्टिन से हेल्प मांगता है। इसके बाद मार्टिन जब चार्ली के घर पर अंदर जाता है तब वो जेमा को मरा हुआ देखता है। उसे देखकर मार्टिन बहुत शौक होता है। कुछ ही देर बाद पुलिस यहाँ आ जाती है और वो जेमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। इसके बाद जब जेमा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब मार्टिन को ये बात पता चलती है कि जेमा की मौत उसके गले पर ब्लेड फंसने से हुई थी। इसके बाद अगले दिन मार्टिन चार्ली को ये बात बताता है, लेकिन चार्ली उससे कहता है जेमा की मौत उसकी वजह से हुई है क्योंकि वो जब घर के अंदर गया था तब उसने पैट्रिक को जेमा के साथ पीछे से घपाघप करते हुए देखा था। उसे देखकर चार्ली को ऐसा लगा जैसे पैट्रिक जेमा के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए वो चार्ली के साथ फाइट करने लगा। जब चार्ली मार्टिन को ये सब बता रहा होता है तब पैट्रिक भी यहाँ आ जाता है और वो इन लोगों को ये बताता है, उस वक्त जब हम दोनों अकेले थे तब जेमा ब्रेड खा रही थी और मैं उसके पीछे से उसे किस करने लगा था, जिस वजह से जेमा के गले पर वो ब्रेड फंस गया और मैं जब उस ब्रेड को निकालने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन की वजह से लड़ाई होने लगती है। ये दोनों लोग आपस में लड़ने में इतने बिजी हो गए कि इन दोनों को जेमा का जरा भी ख्याल नहीं आया और यहाँ पर जेमा की मौत दम घुटने से हो जाती है। यहीं पर इस मूवी के फ्लैशबैक की कहानी खत्म होती है और यहाँ से हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ मार्टिन का बेटा उसे ये कह रहा होता है, हमारे घर के पड़ोस में एक रशियन कपल रहने के लिए आई है। ये सुनकर मार्टिन उनके पास जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि भविष्य में सभी सरकारी जेलों का कंट्रोल प्राइवेट कंपनियों के हाथों में चला जाएगा और ये कंपनियां जेल में रहने वाले कैदियों की जिंदगियां भी खरीद लेंगी और ये उनकी जिंदगियों का इस्तेमाल अमीर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए करती हैं। ये लोग इंसान की जिंदगी की कीमत लेकर उनके साथ जेल के अंदर अजीब तरह के खेल खेलते हैं। मूवी शुरू होती है तो हमें कुछ कैदियों को दिखाया जाता है जिन्हें की चाइना की एक ऐसी ही जेल के अंदर ले जाया जाता है और यहाँ लाकर इन्हें एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और इनसे पूछा जाता है कि वो यहाँ पर किस जुर्म में आए हैं और वो यहाँ पर किस चीज की सजा काट रहे हैं। अब इन सभी कैदियों में रिकी नाम का एक लड़का भी होता है और इसे हत्या करने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। वो यहाँ पर बाकी कैदियों से काफी ज्यादा अलग होता है क्योंकि वो किसी भी गार्ड्स की बात नहीं मानकर खुद के नियमों पर चलता था। अब यहाँ पर सीधी सी बात है कि वो उस जेल के गार्ड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अब यहाँ पर जब उनकी चेकिंग हो रही होती है तब रिकी की बारी में मेटल डिटेक्टर मशीन का अलार्म बज जाता है। तब यहाँ के सभी गार्ड्स उस पर झपट पड़ते हैं। अब यहाँ पर ये लोग उसके शरीर का एक्सरे निकालते हैं जिसमें इन्हें पता चलता है कि उसके शरीर में कई सारी बंदूक की गोलियां धसी पड़ी हैं। जब ये लोग इससे पूछते हैं कि उसने डॉक्टर्स को इन गोलियों को निकालने क्यों नहीं दिया, जिस पर लेकिन से कहता है कि ये तो एक गिफ्ट है उस आदमी की तरफ से जिसका मैंने मर्डर किया है। अब उसका ये जवाब सुनकर यहाँ का कोई भी गार्ड्स उससे आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। इस जेल को 4 हिस्सों में बांटा गया होता है और हर एक हिस्से का एक लीडर भी था जो कि वार्डन के साथ मिलकर काम किया करता था। अब इसके बाद एक दिन हमें बाथरूम में सैमुअल नाम के एक और कैदी को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में एक बूढ़े को परेशान कर रहा था। सैमुअल और उसके 2 चेले बिना बात के उस बूढ़े को मारते हैं और उसकी नाक तक तोड़ देते हैं। अब उस बूढ़े की आवाज़ें सुनकर एक गार्ड भी यहाँ पर पहुँचता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये सब सैमुअल ने किया है तो वो वापस चला जाता है। रिकी दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। इसके बाद वो सैमुअल के पैर में टांग अड़ा देता है और उसे कीलों की एक लकड़ी पर गिरा देता है और इससे सैमुअल के आधी चेहरे पर कीलें ढुक जाती हैं, लेकिन फिर भी सैमुअल मरा नहीं था। अब यहाँ पर सैमुअल के चेहरे रिकी को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रिकी ने वापस घूर कर देखता है तो वो डर जाते हैं क्योंकि ये समझ जाते हैं कि ये चाइनीज टाइगर श्रॉफ है और अगर इन्होंने इससे पंगा लेने की कोशिश करी तो इनका हाल भी वही होगा जो कि इसने सैमुअल का किया है। अब इसके बाद वो अपने जख्मी बॉस सैमुअल की देखभाल में लग जाते हैं। अब यहाँ पर जब सैमुअल की पट्टी वट्टी हो जाती है तब वो रिकी से अपना बदला लेने का प्लान बनाता है। अब यहाँ पर सैमुअल जानता था कि वो अकेले रिकी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकेगा। तब वो जेल के सबसे बड़े कातिल को उसे मारने के लिए हायर करता है और इस जेल के लोग इसे हाथी पहलवान बुलाया करते थे क्योंकि ये हाथी अभी तक 50 से ज्यादा कैदियों को मार चुका है। अब सैमुअल एक गार्ड को पैसे देकर उस हाथी को बाहर निकलवा लेता है। अब वो हाथी अगले दिन रिकी को बाथरूम में पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार धक्का देता है। अब यहाँ पर रिकी गुस्से से उठता है और एक ही बार से उस हाथी की अंतड़ियां बाहर निकाल देता है। जब सैमुअल ने रिकी के बीच आने की कोशिश की तब रिकी ने उसे इतनी जोर से घूंसा मारा कि वो उसके पेट के आर पार हो जाता है और अब इससे सैमुअल भी मारा जाता है। अब इसके बाद जब गार्ड्स रिकी को लेकर यहाँ से जा रहे होते हैं तब वेस्ट विंग का लीडर हायस से मिलने के लिए यहाँ पर आता है। वो उससे कहता है कि तू कमाल का बंदा है, तू मेरी गैंग में शामिल हो जा। अब रिकी को इसका ये ऑफर ज्यादा पसंद तो नहीं आता, लेकिन वो इसके लिए मना भी नहीं करता। अब इसके बाद हमें रिकी के पास्ट को दिखाया जाता है। जब उसके माँ बाप मर जाते हैं तब वो एक अनाथ आश्रम में रहता है। अब एक दिन जब वो अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाता है तब इसे वहाँ पर उसके चाचा मिलते हैं और ये रिकी का चाचा एक बहुत ही बड़ा कुंफू मास्टर होता है। वो यहाँ पर रिकी को देखकर समझ जाते हैं कि एक बहुत ही महान कुंफू मास्टर बन सकता है और इसके बाद वो उसे कुंफू सिखाना शुरू कर देते हैं। वो हर रोज रिकी की प्रैक्टिस कब्रिस्तान में ही कराने लगे। अब इसमें रिकी को मजा आने लगा और वो अपने ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देने के लिए स्कूल जाना तक छोड़ दिया। समय गुजरता चला गया
और रिकी बेहतर होता चला गया और अंत में वो अपनी छाती से एक पत्थर तोड़ देता है और यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और रिक को वार्डन के असिस्टेंट हुक के पास ले जाया जाता है। अब इसके नाम की तरह ही इसके दाएं हाथ में एक हुक लगा होता है। जब गार्ड्स हुक को बताती हैं कि रिकी ने क्या किया तब वो गुस्से से भर जाता है। वो अपना हुक रिकी के हाथ में गाड़ देता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी ताकत का राज क्या है। अब यहाँ पर रिकी के जवाब ना देने पर वो रिकी की गर्लफ्रेंड की एक फोटो निकालता है और वो यहाँ पर उसकी बेइज्जती करने लगता है। अब यहाँ पर रिकी को गुस्सा आता है और वो टेबल को ही तोड़ देता है और वो यहाँ पर हुक को चेतावनी देता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम अपने काम से काम रखो, मेरे बीच में बिल्कुल मत आओ। क्योंकि लगभग 1 साल पहले रिकी की जिंदगी काफी ज्यादा खुशनुमा थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड फीफी से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था। ये दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन ऐसा होना इनकी किस्मत को मंजूर नहीं था। एक रात जब फीफी अपने घर जा रही थी तब उसने कुछ गुंडों को स्कूल के बच्चों में अफीम बांटते हुए देखा। वो गुंडे फीफी को देख लेते हैं और उसे पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं। अब वो अपनी गंदी नजरों से फेफे को देखता है, लेकिन फेफे वहाँ से किसी तरह से बचकर भागने लगती है, लेकिन उसे छत पर अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दिया और छत से नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई। अब मानो रिकी की तो पूरी दुनिया एक ही पल में उजड़ गई थी। अब वो फेफे की मौत का बदला लेने के लिए उस गैंग लीडर के पास जाता है। वो लीडर रिकी पर कई गोलियां चलाता है और ये सारी गोलियां रिकी को लगती भी हैं, लेकिन फेफे के दर्द को खोने के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं था। रिकी एक ही घूंसे में उस लीडर का सर फोड़ देता है और इसी की वजह से रिकी को जेल जाना पड़ा था। अब अगले दिन वेस्ट विंग के कैदी सैमुअल के एक चमचे पर हमला कर देते हैं क्योंकि उसने सैमुअल के कंधों पर कूदकर इन सभी को बहुत ही ज्यादा परेशान किया था। अब क्योंकि जब उसका बॉस ही नहीं रहा तो ये सब लोग इससे अपना बदला लेने के लिए आए थे। तभी हाई वहाँ पर पहुँचता है और उन सभी को रोकता है, लेकिन जब उसके मना करने पर भी क्यों नाम का एक कैदी नहीं रुकता है तब वो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उस कैदी को मार देता है और पूरी जेल के सामने उसे एक क्रॉस पर लटका देता है। वो यहाँ पर सबको चुनौती देता है कि अगर कोई भी मेरे खिलाफ आकर क्यों को बचाना चाहता है तो वो मेरे सामने आए। अब ये लोग अपने दोस्त को बचाना तो चाहते थे, लेकिन हाई के खिलाफ जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन रिकी क्यों को बचाने के लिए आगे आता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच एक भयंकर फाइट होने लगती है। ह्योम रिकी की आंखों में एक पाउडर डाल देता है ताकि रिकी को कुछ भी दिखाई न दे। अब मौके का फायदा उठाकर उसने रिकी के दाएं हाथ की एक नस भी काट दी और इससे रिकी का वो हाथ पैरालाइज हो जाता है। अब यहाँ पर रिकी पानी के फुहारे से अपनी आंखें धोता है और अपनी नस को भी वापस से ठीक करके लड़ने के लिए फिर से तैयार हो जाता है। इसके बाद रिकी हाई के सर के पीछे एक भयंकर थप्पड़ मारता है। ये थप्पड़ इतना जोरदार होता है कि हाई की आंख ही बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर हाई अपने आप को हारता हुआ देखकर अपने पेट पर एक कट लगाता है और अपनी छोटी आंख बाहर निकाल लेता है ताकि वो इससे फंदा बनाकर रिकी के गले में डालकर उसे मार सके, लेकिन उसका ये दांव नाकाम रहता है और आखिर में रिकी उसकी खोपड़ी पर एक जोरदार घूंसा मारता है और ये यहाँ पर हाई को हमेशा के लिए गुड बाय कर देता है। अब उसे मारने के बाद रिकी कैन को नीचे उतारता है। अब असिस्टेंट विंग की सिक्योरिटी के लिए बाकी के तीनों लीडर भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगले दिन रिकी सो नाम के एक आदमी से मिलता है। अब क्योंकि एक लीडर ने उसकी जेब काट दी होती है जिसके चलते वो बात नहीं कर पाता था, अब रिकी ने उसे अपनी बांसुरी दे दी। बदले में खुश होकर उसने रिकी को कुछ अफीम के पत्ते दे दिए। अब यहाँ पर थोड़ी छानबीन के बाद रिकी को पता चलता है कि जेल के साउथ विंग में वहाँ का लीडर और हुक मिलकर अफीम की खेती कर रहे हैं, जिसे की बाद में स्कूल के बच्चों को बेचा जाता था। अब क्योंकि फेफे की मौत भी अफीम के चलते ही हुई थी और इसलिए रिकी इसे रोकना अपने जीवन का मकसद बना लेता है। अब कुछ दिन के बाद उन गैंग्स लीडर को शो और रिकी की दोस्ती के बारे में पता चलता है और उन्होंने शो को घिनौने तरीके से मारकर उसके शरीर को जेल से बाहर फेंक दिया ताकि वो सभी कैदियों के लिए एक सबक बन जाए। अब रिकी को अपने नए दोस्त की मौत का बहुत ही ज्यादा दुख होता है और उस रात उसने पूरी अफीम की फसल को आग लगा दी। अब साउथ विंग का लीडर गुस्से में उस पर झपट पड़ता है। अब रिकी उस लीडर पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और इसलिए तीनों लीडर एक साथ मिलकर रिकी से लड़ने लगे। साउथ लीडर उन सब में से सबसे ज्यादा दिमागदार होता है, नॉर्थ लीडर तेज धार वाले तारों से लड़ने में माहिर होता है और ईस्ट लीडर उन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। अब इन तीनों ने अपनी शक्तियों को मिलाकर रिकी को अपने काबू में कर लिया और ये इसे एक रूम के अंदर लाकर बंद कर देते हैं। अब थोड़ी देर के बाद ईस्ट विंग का लीडर उससे अकेले लड़ने के लिए पहुंचता है, लेकिन तभी पूरा कमरा एक खास तरह की गीली सीमेंट से भर जाता है। अब यहाँ पर रिकी ने अपनी और ईस्ट विंग लीडर दोनों की जान बचाई, लेकिन इससे पहले कि रिकी हुक को छू भी पाता उसके शरीर पर लगी सीमेंट टाइट होने लगती है और यहाँ पर उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है। अब अगले दिन जेल का लीडर अपने बिगड़ाए बेटे बॉन्ग के साथ यहाँ पर पहुँचता है। अब भारी शरीर होने के चलते बॉन्ग वहीं कारपेट पर फिसल कर गिर जाता है और उन पागल आदमियों ने इस बात के लिए उस कारपेट बिछाने वाले की ही जान ले ली। वार्डन जेल के कैदियों के साथ कीड़े मकोड़ों की तरह व्यवहार किया करता था और जब वो यहाँ पर अफीम की खेती में आग लगने वाली बात को सुनता है तब वो गुस्से से पागल हो जाता है। हुक उसे उस सेल के पास लाता है जहाँ पर इन्होंने रिकी को बांध कर रखा था और उसका शरीर अभी भी सीमेंट के अंदर ही फंसा हुआ था, लेकिन वार्डन को देखकर रिकी उस सीमेंट की परत को तोड़ डालता है और वो यहाँ पर वार्डन की गर्दन पकड़कर उससे वादा करता है कि वो अफीम की खेती करने के लिए तुम्हें मारेगा जरूर। अब यहाँ पर ईस्ट विंग का लीडर पहुँच जाता है और वो रिकी को रोकता है। वो इतना ताकतवर होता है कि उसने उन लोहे की सलाखों को मोड़कर रिकी के हाथों के चारों तरफ हथकड़ियों की तरह घुमा दिया। वो वार्डन और उसके बेटे के एंटरटेनमेंट के लिए रिकी को बुरी तरह से पीटने लगा। अब इसी दौरान उनमें से किसी ने फेफे का नाम भी लिया, जिसने की रिकी के अंदर की आग को फिर से जला दिया। रिकी ने किसी तरह से अपने हाथों को आजाद कर लिया और अपनी पूरी ताकत से ईस्ट विंग के लीडर की गर्दन पर घूंसा मारा और इससे ईस्ट विंग के लीडर की वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो वार्डन तक पहुंच पाता लोहे की बनी छत नीचे आने लगी। अब वो यहाँ पर अपने आप को उसके नीचे कुचले जाने
से बचाता है, लेकिन वो वार्डन के आखिरी जाल में फंस जाता है और उसे जमीन में बनाए हुए गड्ढे में डाल दिया जाता है। और वो यहाँ पर बंदूक की नोक से सभी कैदियों से उस गड्ढे को बनने के लिए कहते हैं। अब वो सभी कैदी डरते डरते इस काम को करने लगे और उसे सांस लेने के लिए सिर्फ एक बांस दिया गया। इसके बाद वो 1 हफ्ते तक जमीन के अंदर ही दबा रहा। अब 8वें दिन वार्डन ने उसकी लाश को जमीन से बाहर निकालने का हुक्म दिया ताकि सभी को पता चल जाए कि उसके खिलाफ जाने का अंजाम क्या हो सकता है। लेकिन जब उसे बाहर निकाला गया तब वो एकदम ठीक था। अब मरना तो दूर की बात है, वो अपने शरीर पर बंधी इन जंजीरों को खोलकर तुरंत बाहर आ गया। अब यहाँ पर सभी कैदी उसे जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन 1 हफ्ता बिना खाना और पानी के रिकी काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। साउथ विंग के लीडर ने बड़ी ही आसानी से उसे पीट लिया। अब इसके बाद जब रिकी की आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को लोहे से बने एक शिकंजे के बीच में पाता है और यहाँ पर अगर उसने हिलने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। अब यहाँ पर वार्डन ने रिकी की ताकत से खुश होकर उसे अपने साथ मिल जाने के लिए कहा, लेकिन यहाँ पर रिकी उसकी इस बात के लिए उसकी इंसल्ट कर देता है और इस बात के लिए रिकी को और भी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। अब यहाँ पर साउथ लीडर ने रिकी के मुंह में कुछ लोहे के ब्लेड्स भर दिए और एक के बाद एक उसके मुंह पर ताबड़तोड़ मुक्कों की बारिश करने लगा। अब उसके रुकने के बाद रिकी ने वो ब्लेड्स वार्डन के मुंह पर दे मारे। अब रात के समय में एक कैदी ने रिकी को खाना दिया और उससे कहा, तुम हिम्मत कभी मत हारना। अब ये देखकर हुक रिकी के कमरे में जाता है जहाँ पर रिकी ने उसके सपोर्टर को मार दिया था और हुक की दूसरी बच्ची इकलौती ठीक आंख को भी वो फोड़ देता है। आज सभी कैदी वार्डन के खिलाफ काफी ज्यादा हिंसात्मक हो जाते हैं। वार्डन किचन में अपने उस गैंडे बेटे को खिला खिलाकर और भी पेटुआ बना रहा था, लेकिन जल्द ही रिकी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। नॉर्थ और साउथ विंग लीडर भी वहाँ पर पहुँच गए और इन तीनों के बीच फिर से एक बार घमासान फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार रिकी इन दोनों पर भारी पड़ा। रिकी ने इस बार साउथ विंग के लीडर को इतनी बुरी तरह से मारा कि नॉर्थ वाला तो उसे देखकर ही वहाँ से भाग गया। और अब यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब वार्डन की कहानी खत्म होने वाली है, लेकिन तभी वो वार्डन अचानक से एक विशालकाय राक्षस में बदल जाता है। अब यहाँ पर इनकी काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने लगती है, लेकिन अंत में रिकी उसे एक मीट ग्राइंडर मशीन के अंदर घुसा देता है और रिकी सिर्फ उसकी खोपड़ी को लेकर ही जेल से बाहर आता है और आखिर में वो जेल की दीवार को ही तोड़ देता है और सभी कैदियों को आजाद कर देता है। और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो यार कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। वीकेंड पर एक ही बिल्डिंग में काम करने वाले कोवर्कर्स एक लिफ्ट में फंस जाते हैं। अब इन्हें बचाने वाला 2-3 दिन तक कोई भी आने नहीं वाला था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इनके फंसने के पीछे भी एक राज दफन। बहुत अच्छी है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर जेनिफर को ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं। आज बहुत ही लेट हो चुका था, उसके साथ ऑफिस में कोई भी नहीं था, पर फिर भी वो काम कर रही थी। थोड़े दिनों पहले उसके फियांसे के साथ उसका झगड़ा हो गया था, इस वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था। पर वीकेंड पर जाकर वो उसे सरप्राइज करने वाली थी। इसके बारे में वो एक ईमेल लिखती है पर इसे सेंड नहीं करती क्योंकि ये एक सरप्राइज था। नेक्स्ट सीन में हम हमारा और एक मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम है गाय। ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था। ये दोनों अलग अलग फ्लोर पर एक ही लिफ्ट में चढ़े। गाय जेनिफर से मिलते उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए जोक्स वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। लिफ्ट में ड्राइंग बनी थी, गाय ने जेनिफर को ड्राइंग दिखाई, तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। इन्होंने अलार्म वगैरह दबाने की कोशिश की पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। लिफ्ट में जेनिफर ने कैमरे को नोटिस किया। कैमरे में वेव वगैरह करते हैं पर दूसरी साइड पर कोई भी नहीं था। ये फोन कर किसी की हेल्प मांग सकते थे पर रेंज भी नहीं आ रही थी। अब इस लिफ्ट में ये 5 दिनों के लिए ट्रैप्ड है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और 2 दिन की छुट्टी थी। गाय ने जेनिफर को कहा कि मैंने अभी इस बिल्डिंग में जॉब ज्वाइन किया है, उसे इस लिफ्ट के बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। जेनिफर ने कहा कि कभी कभी ये लिफ्ट आवाज करती थी, शायद इसी वजह से स्टक हो गई है। गाय को अचानक से आइडिया आया कि लिफ्ट के ऊपर से ये एग्जिट हो सकते हैं। हर लिफ्ट में एग्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ तो होता है। उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी हाइट नहीं थी। फिर वो झुककर जेनिफर को ऊपर की सीलिंग चेक करने के लिए कहता है। जेनिफर के चेक करने के बाद भी ये ओपन नहीं हो रहा था। इन्होंने बहुत ट्राई किया पर कुछ भी नहीं हुआ। 1 घंटा बीत गया और जेनिफर रियलाइज करती है कि अब उसकी फ्लाइट उसने मिस कर दी है। वो गुस्सा हो गई और सारी चीजों को गालियां देने लग गई। उसे प्यास लगी थी तो गाय ने उसे अपनी बोतल दी। जेनिफर उसका पानी पीने से मना करती है पर गाय ने कहा हमारे पास एक तो पानी है, दूसरी वाइन की बोतल, अब तुम डिसाइड करो। वो मजाक में कहता है वाइन की बोतल ओपन करने के लिए मेरे पास ओपनर भी है। जेनिफर ने भी अपनी पर्स से निकाल कर उसे एक ओपनर दिखाया। इस पर ये दोनों बहुत हंसते हैं। उसने फिर पानी पी लिया था। वो गाय को एज ए जेस्चर एक चॉकलेट दे दिया। उसने कहा अब हमें सारी चीजें एकदम तोल माप कर यूज करनी चाहिए। हम यहाँ पर शायद 5 दिनों के लिए फंसे रह सकते हैं। और इसके बाद और 4 घंटे बीत गए थे। उसे पी करना था पर गाय के सामने इस तरीके से टॉयलेट करना है उसे अजीब लगता है। गाय ने फिर उसे एक बोतल दी, कहा कि एक नेचुरल चीज है, इसमें कोई भी शर्म करने की जरूरत नहीं है। वो उसे मुड़ने के लिए कहती है और फिर टॉयलेट कर लेती है। उसने अब रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब ये यहाँ फंसे रहेंगे। लिफ्ट में जो ड्राइंग बनी थी उसी ड्राइंग को कंप्लीट कर लेती है। जेनिफर गाय से पूछती है क्या तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं?
जो तुम अगर घर पर ना हो तो पुलिस को कॉल कर तुम्हारे बारे में पता करेगी। मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है। जेनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे कहा, उसे सरप्राइज देने वाली थी, तो फियांसे को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये दोनों रियलाइज करते हैं कि वो कितने सेम हैं। गाय ने फिर वाइन की बोतल खोल ली। टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। गाय ने जेनिफर की बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बनाई थी, पर जेनिफर उसकी एक फनी सी ड्राइंग बनाती है। जेनिफर को इसके लिए बुरा लगा और वो कहती है, तुमने मेरी जो पिक्चर बनाई इसे मैं मेरी प्रोफाइल पिक्चर रखूंगी। बातें करते करते खाने पर डिस्कस करने लग गए। दोनों भूखे थे तो जेनिफर ने कहा कि सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं। अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस करते हुए एक दूसरे के पार्टनर के साथ क्रेजी स्टोरी बताने लग जाते हैं। जेनिफर कहती है कि एक बार मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था, पर बाद में वो कहता है कि मेरी एक कोवर्कर थी, हम एक बार ड्राइव पर गए थे, वहीं पर इंटीमेट हुए थे। ये सब बताते हुए उसे जेनिफर के लिए फीलिंग्स आ गई। जेनिफर को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। फिर ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद गाय ने जेनिफर से कहा कि तुम्हारे प्यार में पड़ सकता हूँ। ये बात जेनिफर को बहुत ही अजीब लगी। उसे कहती कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे। वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी, उसके पास वापस जाना चाहती थी। गाय को इस बात ने बहुत हर्ट कर दिया। वो कहता है, मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनेक्शन है, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ? जेनिफर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसके फियांसे के साथ बहुत सालों से थी, तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी। जेनिफर की ये सब बातें सुनकर एक बंद लिफ्ट में होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत ही दूर है, ये सारा गाय महसूस करता है। उसकी आंख में आंसू आ गए थे। जेनिफर उसे कहती है, हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं। अचानक से गाय का बिहेवियर चेंज हो गया। वो अपने मोबाइल में उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। कहता है कि मैं रोज तुम्हें देखता हूँ, तुम जब काम पर आते हो, काम से जाती हो, हर रोज मैं तुम्हें ही देखता रहता हूँ। वो एक्चुअल में इसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड है। उसने पहले जेनिफर को झूठ कहा था कि इसी बिल्डिंग में अकाउंटेंट है। उसने कन्विंस किया कि सब कुछ मैंने प्लान किया था। वो जेनिफर के साथ एक दूसरे को जानने के लिए चांस चाहता था। वो चाहता था कि जेनिफर उसे पहचाने, इसी वजह से उसने सब कुछ किया था। वो अपने पॉकेट से चाबी निकालता है और लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। जेनिफर उस पर गुस्सा हो गई, कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूंगी, तुमने जो भी किया इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये सुनने के बाद गाय ने लिफ्ट बंद कर दी। जेनिफर डर कर फिर से लिफ्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर गाय ने उसे पकड़ लिया। जेनिफर स्ट्रगल करते हुए लिफ्ट की की को मार देती है और इस वजह से टूट गई थी। अब एक्चुअल में इस लिफ्ट में फंस गए थे। जेनिफर गुस्सा होकर अपने शू से गाय को अनकॉन्शियस कर देती है। उसे चेक करने के लिए आई, पर गाय कॉन्शियस था, उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। जेनिफर के होश में आने के बाद गाय उसे कहता है, एक बहुत ही अच्छा प्लान था। यहाँ लिफ्ट में हमारे बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तो हम एक दूसरे को जान पाए। प्रैक्टिकली हमारी पूरी रिलेशनशिप इस लिफ्ट में हो गई। हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाना और ब्रेकअप भी हो गया। जेनिफर अभी बहुत गुस्सा थी। उसने अपने फियांसे के लिए जो गिफ्ट लाया था ये गाय ने चेक किया। इसमें एक अच्छा सा शर्ट है जो गाय पहन लेता है। गाय के पास भी एक गिफ्ट है जिसमें सिगार, लाइटर और एक कटर है। गुस्से में गाय ने लिफ्ट का एक लाइट तोड़ दिया। फिर उसे आइडिया आता है कि यहाँ लाइट बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो वे होगा। उसके पास के पोर्टल से उसने छत पर मारकर उसे खोल लिया। वो जेनिफर से कहता है कि तुम मुझे सपोर्ट दो, मैं ऊपर जाकर इस लिफ्ट को खोल दूंगा। जेनिफर उस पर बिलीव नहीं करती, कहती है कि मैं ऊपर जाती हूँ, मेरा वेट कम है और मैं जल्दी से तुम्हें ओपन कर दूंगी। गाय को उस पर शक आने लग गया था, पर उसे जो बात सुननी थी यही जेनिफर ने कही। वो कहती कि हमने एक साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी। गाय भी फिर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है और जेनिफर ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद जेनिफर ने उसे धोखा दे दिया। मैट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो कुछ भी कर ऊपर आने की कोशिश करता है। उसने अपने कपड़े निकाले, उससे एक रस्सी बनाकर ऊपर आ जाता है। जेनिफर जरा ज्यादा ऊपर चली गई थी, वो डोर को पकड़ने वाली थी, तभी नीचे से गाय आया और उसे पकड़कर फिर से लिफ्ट में लेकर आता है। ये दोनों इससे इंजर हो गए थे। गाय अनकॉन्शियस हो गया और जेनिफर होश में आ गई। लिफ्ट तेज नहीं थी तो उसने यहाँ पर फायर अलार्म को नोटिस किया। गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकालकर थोड़ी सी आग बनाने की कोशिश की। गाय को होश आने के बाद वो कहता है ये सब वर्क नहीं करेगा, हमें बचाने के लिए कोई भी आने नहीं वाला। जेनिफर जल्दी से उसे मारकर उसके हाथ पैर बांध देती है। वो कहती कि हम यहाँ से जल्द से निकल जाएंगे, पर तुम्हें सब कुछ अभी के अभी कन्फेस करना पड़ेगा, वो बाद में कोर्ट में झूठी साबित नहीं हो सकती। तो मैट को उसने कहा तुम सब कुछ अब कन्फेस कर दो। अगर गाय ने ऐसा नहीं किया तो जेनिफर उसे बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट करने वाली थी। गाय फिर सारी चीजें कन्फेस कर देता है। जेनिफर फाइनली उसे पूछती है तुमने ये सब किया क्यों। गाय कहता है कि मैं हर रोज तुम्हें देखता था, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल थी, पर मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, इस वजह से मैं कभी भी तुम्हें अप्रोच नहीं कर पाता।
मैं हमेशा से सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, मैं एक्चुअल में एक अकाउंटेंट था और बहुत सारे पैसे कमाता था। जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई थी कि कार में मेरी कोवर्कर के साथ में इंटीमेट हो रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। उस पर चार्जेस लगे, पर गाय के पास बहुत सारे पैसे थे तो 6 मंथ्स में वो बाहर आ गया। पर बाहर आने के बाद उसे कोई भी काम नहीं मिलता था। स्लोली उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई और उसे सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ा। वो जेनिफर से कहता है कि मैं फिर से मेरी ओल्ड लाइफ को महसूस करना चाहता था, इसी वजह से उसने सब कुछ प्लान किया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैट के साथ काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड ये अपनी गर्लफ्रेंड को छत दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है। उसने तो छुट्टी ली थी, वो वापस आने नहीं वाला था, पर गर्लफ्रेंड को यहाँ लेकर आया। वो नोटिस करता है कि गाय आसपास कहीं भी नहीं है। उसने कैमरे में जेनिफर और गाय को लिफ्ट में देखा। वो जल्दी से उनकी हेल्प करने के लिए पहुंच गया। फ्रेड आया और लिफ्ट को ओपन करने की कोशिश करता है, पर ये सिर्फ थोड़ी सी ओपन हो रही थी। वो अपनी कीज लेने के लिए वापस जाता है, तभी गाय जेनिफर पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। वो वापस आया और अपनी की उसने मैट को दे दी। गाय कहता है कि ऊपर आओ, मुझे हेल्प की जरूरत है। वो आधा ही अंदर आया था, तभी गाय ने लिफ्ट को चालू कर उसे मार डाला। वो लिफ्ट में उसकी बॉडी रख देता है। जेनिफर को ले जाकर अपनी गाड़ी के ट्रंक में डाल दिया। नीचे आकर उसने शावर लिया, कपड़े पहने। लॉबी में आकर अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को उसने नोटिस किया। वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उसे पूछती है तो गाय ने कहा कि वो तो चला गया। गर्लफ्रेंड जरा सस्पिशियस होकर यहाँ से जा रही थी तो मैट उस पर भी हमला कर उसे मार डालता है। अब इसके बाद अपनी गाड़ी में जेनिफर को एक सुनसान रास्ते पर वो लेकर गया। वो थ्रैश कैन में पेट्रोल वगैरह डालकर जेनिफर की बॉडी को जला देने वाला था। वो जब ट्रंक खोलता है तो जेनिफर जिंदा थी। उस पर वो हमला कर देती है। जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और आगे चली गई। उसने पीछे देखा तो गाय अब भी जिंदा था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रिवर्स में जोर से गाड़ी लेकर गाय को उसने मार डाला। गाय को डस्टबिन में डालकर पेट्रोल छिड़क कर मार डालती है। इसी के साथ ये कहानी है कुछ ऐसे दोस्तों की जो कि नशे की हालत में अपने ही टीचर के साथ जबरदस्ती गलत काम कर डालते हैं और फिर इसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये बच जाती है तो ये इन सब से कैसे बदला लेती है ये हम देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में। तो मूवी की स्टार्ट एक जंगल को दिखाने से होती है जहाँ पर एक कपल गाड़ी के अंदर मेकआउट कर रहा था। अब जैसे ये लड़का इस लड़की के साथ इंटीमेट होने चाहता है तो तभी ये इसे रोक देती है और कहती है कि हम शादी से पहले ये सब नहीं कर सकते। ये सुनकर ये लड़का इसे समझाता है कि हम कब तक ऐसे वर्जिन रहेंगे। इसकी काफी फोर्स करने पर ये लड़की मान जाती है और फिर ये दोनों इंटीमेट होने गाड़ी के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे आकर एक गाड़ी रुकती है जिससे ये दोनों कुछ नहीं करते और ये लड़का अपनी गाड़ी से निकलकर इस गाड़ी को चेक करने जाता है जहाँ पर इसे गाड़ी के अंदर एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। अचानक ये औरत एक चाकू से इस लड़के पर हमला कर देती है। ये लड़का जख्मी हालत में रींगते हुए अपनी गाड़ी के पास जाता है, लेकिन ये औरत इसके पीछे आकर इसे चाकू से कई बार स्टैब करके मार देती है। ये देखकर ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर ये औरत इसे भी मार देती है। अब अगले सीन में हम एक और कपल को देखते हैं जिनका नाम जूडी और कैनी होता है। यहाँ कैनी जूडी को इसके घर छोड़ने आया था। जूडी के घर पहुंचकर कैनी इसे किस करने का बोलते हैं तो जूडी इसे मना कर देती है, जिससे कैनी को सोते सोते ही गिर जाता है घर, है खेत, है गाड़ी। अब आप ये सोचो कि किसमें करोगी सवारी। ओके बाय। भले ही खराब थी परंतु आंटी को संगीत बड़ा पसंद आता है, जिसके बाद वो अपनी बिल्ली का कपड़ा हटाती हैं और चाचा को जमीन में सीधा लिटाती हैं और फिर बिल्ली को चूहे का भोग लगाती हैं, वो भी उछल उछल के। खैर यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उनकी फैमिली के सभी मेंबर किसी न किसी से गड्ढे खुदवा रहे होते हैं, परंतु बेचारा रोमन ही बैंकर हिला रहा होता है। उसकी इस कश्मकश के फड़वे लगाने के लिए हमें पूरी फैमिली का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अलग अलग बंदों से पिलवा रहे होते हैं। अगले दिन उनके घर में एक छोटी सी पार्टी होती है तो सभी लोग अपने अपने बाबू को लेकर वहाँ पर आए हुए थे और फॉर्चुनेटली आज रोमन भी कोरेली को किसी तरह से मना कर ले आया था। पार्टी के खत्म होने के बाद सभी लोग अपनी अपनी बाबू को चटकाने के लिए रूम में ले जाते हैं और भाई साहब तो इनका कॉम्पिटिशन हो जाता है कि कौन पहले पील करके बाहर निकलेगा। इधर रोमन भी कोरेली को अपने साथ एक रूम में ले गया था और यहाँ पर इनकी चुम्मा चाटी स्टार्ट हो जाती है और कसम से बता रहे हैं गुरु, पूरी मूवी का सबसे सेटिस्फाइंग सीन यही लगता है कि बेचारे रोमन की भी एफडी कम से कम टूटी तो सही, जिसके बाद कोरेली भी अपने
सारे कपड़े हटा करके उसे मंजन देने लग जाती है और अपने रोमन का ये पहला मंजन था तो उसे बड़ा मजा आता है। फिर कोरेलिया उसे अपनी गहरी गुफा में ले करके उसे जन्नत के मजे देने लगती है और इस तरह से रोमन की एफडी टूट जाती है। कोलेरी रोमन से कहती है कि उसने भिन्न भिन्न प्रकार के केलों का सेवन किया है, परंतु आज तुम्हारे केले का अलग ही नशा है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं पहली बार पिलाई कर रही हूँ। रोमन को ये सुन करके बड़ा अच्छा लगता है और वो अपनी सप्लाई को और तेज कर देता है। सीन स्विच होता है सीधा 1 सालों के बाद और हमें पता चलता है कि रोमन के दादाजी पीलते पीलते ही एक दिन पिल गए, मतलब उनके फड़वे लग चुके थे और आज उनका फ्यूनरल था। यहाँ पर सभी लोगों की पटी पड़ी होती है, परंतु आंटी तो अलग ही नशे में होती है। वो कहती है चलो ठीक है गाइस, ससुर जी ने बहुत गुजिया खा ली थी और वो गुजिया खाने में कितने एक्सपर्ट भी थे, तो उनकी मौत सही समय पर हुई है, वरना कुछ तो ऐसे लौंडे भी हैं यहाँ पर जो बेचारे हिलाते हिलाते ही मर जाएंगे क्योंकि उनको मिलती ही नहीं है। दादाजी तो कम से कम पेल के गए। इधर सभी लोगों को पियरे के बारे में भी पता चल जाता है कि उसे सॉकेट और प्लग दोनों का ही यूज करना पसंद है। इस बात से भी उनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम उनके घर में अब 2 नहीं 3 पेलने वाले हो जाएंगे। मूवी की आखिर में हम देख पाते हैं कि अंकल जी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि उनके फादर के पड़वे जो लग गए थे, पर आंटी जी को पता होता है कि उन्हें खुश कैसे करना है। वो तुरंत ही अपने सारे कपड़े हटा करके उन्हें दूध पिलो बउआ दूध पिलो वो करने लग जाती है और इससे अंकल जी खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो उन्हें मलाई खिलाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम मैरिया को भी देख पाते हैं। भाई साहब पूरी मूवी के बस छुपवाती ही रही है और यहाँ पर भी वो यही काम कर रही होती है, तो इसके बारे में कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। उधर तुम देखो रोमन को, जिसने फाइनली ग्लोरिया को पटा ही लिया होता है और अब वो हर रोज उसकी बजाता है जैसे वो आज बजा रहा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो भैया अलग ही लेवल के शौकीन पुरुष हैं, इन्हें वीडियो बनानी बड़ी पसंद है और ये www.kappa.com में अपलोड भी करते हैं। वीडियो बनाने के बाद वो उससे पटक कर पेलने लग जाता है और इसी खुशी के साथ ये तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी है एक ऐसी लड़की के ऊपर जो कि कम उम्र में ही ऐसे काम करने लगती है जिसको आप देखकर कहोगे बस कर बहन रुलाएगी क्या। इस मूवी के अंदर एक ऐसा सस्पेंस है जिसकी वजह से लड़की की लाइफ के एंड लग जाते हैं और उसके एंड लगने की वजह भी उसकी खतरनाक वाली हरकतें थी। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक पुलिस की गाड़ी दिखाई जाती है, पर इस गाड़ी से पुलिस का साउंड आने की जगह संस्कारी आवाजें आ रही होती हैं। दरअसल इस पुलिस वाले को एक लड़की बीजे का शुभ प्रदान करती है। अब बीजे का मतलब जिनको नहीं मालूम वो कृपया कमेंट पे पूछ सकते हैं। इस लड़की का नाम होता है एरिका और यही है हमारी इस मूवी की मेन कैरेक्टर एरिका, जिसकी उम्र है सिर्फ 17 साल की, जो कि रहती है अपनी माता जी के साथ और उसके पिताजी को कुछ समय पहले जेल हो गई और एरिका अपने पिताजी से काफी ज्यादा प्यार करती है। फिलहाल यहाँ पर वो कुछ चोरी कर रही। अब पुलिस वाला उसके काम के उसको पैसे देता है कि तभी यहाँ पर 2 और लड़कियाँ आती हैं, काला और कालू। ये दोनों ही होती है एरिका की दोस्त और ये लोग यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रही होती है और इस देश की सेवा करने वाले पुलिस अपनी सेवा करवाने वाले इस पुलिस की लंका लगा देती है। वो कहती है कि हम तुम्हें कर देंगे बदनाम और छुड़वा देंगे तुम्हारी नौकरी, क्योंकि जिसने तुम्हें शुभ प्रदान किया वो है 17 साल की छोकरी, यानी कि एरिका है अंडर एज। और अब पुलिस वाले को डर होता है कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए और खराब न हो जाए इमेज। तभी लड़कियां कहती हैं कि डरो मत, हमको चाहिए सिर्फ मनी, क्योंकि मनी के बगैर हम मानते नहीं, और अगर तुमने हमको मनी दे दिया तो हम तुम्हें जानते नहीं। और पुलिस वाला देता है इनको $400। तब एरिका बोलती है बस इतने। तभी पुलिस वाला बोलता है कि बहन मैं पुलिस वाला हूँ और ये अमेरिका है, इंडिया नहीं, तो मेरे अकाउंट पे इतने ही पैसे हैं। तो एरिका इतने ही पैसे लेके यहाँ से चली जाती है और अपने दोस्तों के साथ करती है एंजॉय और ये लोग आपस में पैसा बांट लेते हैं। पर मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर, मुंह गंदा करा एरिका और पेट भरे ये दोनों। खैर ये इन तीनों का पर्सनल मामला है, पर ऐसा नहीं कि एरिका पूरे पैसे खर्च कर देती, वो कुछ पैसे इकट्ठे भी करती है अपने फ्यूचर के लिए। हमको दिखाई जाती है एरिका की माँ, जो कि काफी अलोन फील करती है। तो क्या लोग गेम खेलने जाते हैं। इस गेम का नाम है पिन बॉलिंग या फिर 10 पिन बॉलिंग और यहाँ पर इन तीनों को एक आदमी काफी अच्छा लगता है और ये आदमी हमेशा यहाँ पर आता और ये काफी अच्छा पिन बॉलिंग गेम खेलता है और इस आदमी का नाम होता है विल। और अब एरिका यहाँ से चली जाती है। दरअसल उसको अपनी मम्मी के न्यू बॉयफ्रेंड से मिलने जाना था, जो कि अपने बेटे के साथ अब एरिका और उसकी माँ के साथ रहेगा। और जैसे ही एरिका अपनी मम्मी के बॉयफ्रेंड के बेटे को देखती है, यानी कि अपने होने वाले स्टेप ब्रदर को, तो वो उसके बारे में काफी बुरा बोलती है कि कैसा दिखता, ये तो काफी मोटा है और इसकी शक्ल भी कितनी बोरिंग सी है। और इस लड़की का नाम होता है लूक। अब ये चारों ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, जहाँ पर लूक के पापा उसके खाने में कंट्रोल करते हैं कि तुम नॉर्मली खाना खाओगे। और तभी लूक को वहाँ पर एंजाइटी होती है और वो वहाँ से चला जाता है। तब एरिका की माँ बोलती है कि जाके उसको मना के लाओ। तब एरिका बोलती है मैं क्यों जाऊँ। तब एरिका की माँ बोलती है कि मैं तुमको दूंगी $20 और पैसे के लिए एरिका तो कुछ भी कर सकती है। तो वो चली जाती है लूक के पास और लूक उसकी बात नहीं सुनता। तब एरिका बोलती है कि क्या तुम्हारा अभी तक खाता खुला। तब लूक बोलता है नहीं। तब एरिका बोलती है कि क्या तुम्हें बीजे का सुख चाहिए। तब लूक बोलता है छोटी बच्ची हो
क्या तुम फ्यूचर में होने वाली मेरी स्टेप सिस्टर हो? तब एरिका बोलती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब चीजें मेरे लिए आम है। और वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि लूक ने उसका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। और जब वो घर आती है तब एरिका की मम्मी बोलती है कि देखो बेटा, मैं जिंदगी भर अकेली रही और तुमको पालना काफी मुश्किल था। अब जाकर मुझ पे एक अच्छा आदमी मिला क्योंकि तुम्हारे पिताजी तो जेल में हैं, तो कृपया करके थोड़ा कोऑपरेट करो और थोड़ा अच्छे से बिहेव करो लूक के साथ और मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। तो एरिका बोलती है ओके। तो एरिका यहाँ पर अच्छी बच्चों की तरह शांत रहती है पर लूक होता है यहाँ पर उदास। तब एरिका बोलती है चलो मैं तुमको एक जगह ले जाती हूँ। और एरिका ले जाती है उसको मॉल में जहाँ पर लोग ठूस ठूस के खाता है। वो कहता है कि मेरे पिताजी ने मुझको इस खाने से काफी महीनों तक वंचित किया। तभी लूक को वहाँ पर विल दिखता है और लूक को फिर से घबराहट होती है पर हमको समझ में नहीं आता कि लूक और विल का क्या कनेक्शन। तो ये हमको मालूम चलेगा मूवी के आगे। अब एरिका रात में अपने दोस्तों के साथ चैट कर रही होती है कि तभी उसको अपने घर से आवाज आती है। तो उसको लगता है कि कोई चोर है और वो उस चोर का मोर बनाने के लिए एक डंडा अपने साथ ले लेती है। पर यहाँ पर चोर नहीं लूक होता है जो कि अपना राम नाम सत्य करना चाहता है। पर लूक का भार ये रस्सी नहीं सह पाई और लूक आ गया नीचे और इसके बाद डायरेक्ट वो हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर लूक के पापा काफी परेशान होते हैं। तब एरिका बोलती है कि लूक के साथ ऐसा क्या हुआ कि अजीब सा रिएक्ट करता। तब लूक के पिताजी एरिका को बताते हैं कि कुछ साल पहले जिस स्कूल में लूक पढ़ता था उस स्कूल के एक टीचर ने लूक के साथ कुछ ऐसा करना चाहा जिसके बाद लोग हमेशा घबराहट में रहता है। हमने उस टीचर की कंप्लेन करी और उसको उस स्कूल से बाहर निकलवा दिया। और ये सुनकर एरिका को काफी बुरा लगता है कि लूक के साथ काफी गलत हुआ और वो लूक के फादर से उस आदमी का एड्रेस ले लेती है। और जब वो उस आदमी के एड्रेस पर जाती है तब उसको मालूम चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं विल है जो कि अक्सर पिन बॉलिंग खेलने आता है। और वो अपने दोस्तों को उसके बारे में बताती है कि ये लड़कों में इंटरेस्टेड है और इसके पास काफी पैसा है और सबसे बड़ी बात ये रहता है अकेले, तो हम लोग इसको फंसा कर काफी ज्यादा पैसा ऐड सकते हैं। और उसके दोस्त यहाँ पर मान जाते हैं और वो इस बारे में लूक से बात करती है। तब लूक बोलता है ठीक है। और अगले दिन ये चारों की टोली पहुंच जाती है विल के पीछे एक शॉपिंग मार्ट में। और एरिका जो कि पहले से ही सुंदरी है वो और सुंदर बन के विल के सामने प्रकट हो जाती है। और विल उसको भाव नहीं देता क्योंकि विल की उम्र है कुछ ज्यादा। पर एरिका उसके पीछे पड़ जाती है और उससे बात करती है और इन दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत होती है। और रात में आके एरिका अपने रिसर्च पे लग जाती है कि आखिर विल को कैसे अपने जाल में फंसाएं। पर लूक को यहाँ पर थोड़ी जेलसी फील होती है और एरिका ये समझ रही होती है। अब एरिका जो कि पहले लूक को कुछ भी नहीं समझती थी, वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी, वो आज लूक को ऑफर देती है उसके साथ डांस करने के लिए क्योंकि लूक था एक शाय टाइप का बंदा, उसका भी एंजॉय करने का मन था। पर अपने इस वजन की वजह से वो औरों से थोड़ा कम था। पर लूक को एरिका के साथ काफी अच्छा लगता है। और अगले दिन जब विल खेल रहा होता है पिन बॉलिंग तब एरिका वहाँ पे प्रकट हो जाती है। तब विल कहता है अबे तुम कहाँ से आ गई? और एरिका उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। और विल सोचता है कि अब क्या कर सकते, ये लड़की मान ही नहीं रही। तो ये दोनों पहुंच जाते हैं कार के अंदर। पर जो विल चाहता था वो उसको नहीं मिलता और जो एरिका करना चाहती थी वो उसको नहीं मिलता। विल चाहता था संस्कारी होना और एरिका चाहती थी सिर्फ पीछे देना। तो दोनों की थोड़ी बहस हो जाती है और एरिका वहाँ से चली जाती है। और अब ये लोग घर आकर एक तगड़ा प्लान बनाते हैं कि इस चिटकुटियाई से कुछ नहीं होने वाला, कि उसको पटाओ वगैरह, हम उसको करेंगे बेहोश और उसके साथ ऐसी फोटो खींच लेंगे कि उसने सोची भी नहीं होगी। पर बेहोश करने वाले पदार्थ को लेने के लिए एरिका को अपना मुंह गंदा कराना पड़ता है और उस पदार्थ को लेकर अपने दोस्तों के पास आती है। और उसके पास काफी बियर की बोतल होती है और एक बियर की बोतल में काफी ज्यादा मात्रा में उस पदार्थ को डाल देती है और पहुंच जाती है विल के घर के बाहर। और विल जैसे ही उसको देखता है वो उससे कहता है कि एक दिन प्यार, फिर दूसरे दिन तुम हेट करते, तीसरे दिन घर के बाहर। तब एरिका बोलती है पुरानी बातों में मिट्टी डालो और हमको अंदर बुला लो। विल कहता है ठीक है। और अब एरिका विल को वो बियर देती है जिसमें था नशीला पदार्थ कुछ ज्यादा ही मात्रा में। और तभी एरिका को यहाँ पर विल की वाइफ की फोटो दिखती है। विल कहता है कि मैं अपनी बीवी से काफी प्यार करता था और मैं एक स्कूल में टीचर था, पर किसी ने मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लगा दिए कि मैंने एक लड़के के साथ कुछ गलत करना चाहा और उसके बाद मेरी नौकरी और मेरी छोकरी यानी कि मेरी बीवी दोनों ही मुझसे दूर चले गए और मैं यहाँ पर अकेला पड़ गया। तब एरिका बोलती है तो तुमने क्या उस लड़के के साथ गलत किया था? तब विल बोलता है नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया था, मैं आखिर ऐसा क्यों करूँगा? और एरिका को ऐसा लगता है कि शायद लूक ने उससे झूठ बोला और वो उसकी बोतल छिना लेती है। पर अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि लूक को हो चुकी थी बेहोशी। कि तभी इस घर के अंदर ये तीनों आ जाते हैं और लूक वहाँ पर विल को सुपरमैन पंच मारता है और विल गिरता है टेबल के ऊपर। और ये सभी के सभी घबरा जाते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड हो गया। और एरिका बोलती है कि अब जो हो गया सो हो गया, इसको बैठा लो सोफे पर। और ये उसके साथ संस्कारी फोटो खींच लेते हैं और वहाँ से हो जाते हैं 9 2 11। पर एरिका के दोस्तों ने विल के पड़ोसी के गैराज के ऊपर अपने ग्रुप का कोड लिख दिया था। और अगले दिन एरिका के घर में आ जाती है पुलिस और इस पुलिस वाले को तो हम पहचान ही गए। एरिका ने शुरू में इसी की लंका लगाई थी। खैर ये एरिका से कहता है कि हमारे पास कंप्लेन आई कि कल रात तुम विल के घर में थी और तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने विल के पड़ोस में कुछ गलत लिखा और ये एक क्राइम है। तब एरिका बोलती है तो विल ने क्या कहा? तभी पुलिस वाला बोलता है कि विल ने दरवाजा नहीं खोला
और यहाँ पर एरिका की माँ काफी गुस्से में आती है। वो कहती है कि मैं अपनी लाइफ को सुधारना चाहती हूँ, एक आम इंसान की तरह जीना चाहती हूँ, पर तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा काफी प्रॉब्लम हुई। और एरिका काफी उदास हो जाती है क्योंकि उसकी माताजी ने नए पिताजी के लिए उसको खड़ी खोटी सुनाई। और इसके अलावा उसके दिमाग में एक और बात थी, वो थी विल को लेकर कि विल ने दरवाजा क्यों नहीं खोला। तो लूक और एरिका चुपके से जाते हैं विल के घर और विल अभी तक उसी पोजीशन में स्थिर है। और ये लोग जैसे ही उसके पास जाते हैं, ये लोग क्या देखते हैं कि उसके पीठ के अंदर एक नुकीली चीज घुसी है। और ये चीज जब घुसी थी जब वो टेबल पर गिरा था। और ये चारों ही दुआ के अंडे हैं। इन चारों को ये रात में नहीं दिखा, तो बस उसका परिणाम ये निकला कि विल भाई साहब पहुंच चुके हैं ऊपर। और अब इन दोनों की हलक में आ जाता है कि हमारा क्या होगा, धोखे से हुए या जानबूझकर, कांड तो हमने किया। तो यहाँ पर लूक थोड़ी सख्त आवाज में बोलता है कि हमको यहाँ से पहली फुर्सत से निकल लेना चाहिए। और वो अपने पीछे एक लेटर छोड़कर यहाँ से भाग जाते हैं। और लूक के पापा और एरिका की मम्मी दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। और रास्ते में एरिका लूक से पूछती है कि तुम मुझे सही सही बताओ, उस दिन क्या हुआ था? विल ने तुम्हारे साथ गलत किया भी था या तुम ऐसे ही मजे ले रहे? तब लूक बोलता है हाँ उसने गलत किया था, पर उसको लूक की बातों में सच्चाई नहीं दिखती। तो वो उससे कहती है सही सही बताओ, नहीं तो मैं वापस जा रही। तब लूक बोलता है कि विल ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, मैंने उसके ऊपर झूठा नाम लगाया। और इससे पहले एरिका गुस्से में आए, तब लूक बोलता है एक और बात कि विल ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था, पर उसने गलत किया था एक 12 साल की लड़की के साथ, और मैंने उसको देख लिया था। पर उस 12 साल की लड़की के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसकी कंप्लेन कर सके। तो इसलिए मैंने विल के खिलाफ झूठी कंप्लेन करके विल की जॉब कैन लगा दी है। तब एरिका को लूक के ऊपर काफी प्राउड महसूस होता है कि ये तो इसने काफी अच्छा काम किया। और इनके घर पे आ जाती है पुलिस, जहाँ पर पुलिस को मालूम चलता है कि दोनों हो चुके हैं फरार। और ये लोग कुछ दिनों तक अपना भेष बदल कर रहते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं दूसरी कंट्री में जाने का। पर तभी एरिका कहती है कि मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती कि जहाँ पर मुझको भाग भाग कर जीना पड़े, जो होगा सो देखी जाएगी, हम वापस जाकर सरेंडर कर देंगे। और लूक बोलता है ठीक है। और ये लोग वापस अपने शहर की तरफ बढ़ जाते हैं। पर थोड़ी दूरी पर जाने के बाद इनको सुनाई देता है पुलिस का सायरन। और ये दोनों ही घबरा जाते हैं क्योंकि पुलिस ने उनको अगर अभी पकड़ लिया तो उनको पनिशमेंट मिलेगी ज्यादा। और ये दोनों चाहते हैं करना सरेंडर। तो लूक यहाँ पर काफी रफ्तार में गाड़ी भगाता है और पुलिस को चकमा देकर ऑफ लगा जाता है और कहता है एरिका से कि मैं तुमसे काफी इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, तो कान खोलकर सुनना। तब एरिका बोलती है बाद में बोलना, पहले गाड़ी भगा। पर लूक बोलता है नहीं काफी इम्पोर्टेंट है। तब एरिका बोलती है अच्छा बोल। तब लूक बोलता है कि मैं तुमसे करता हूँ फुका हुआ प्यार, क्योंकि जब तुम मेरे पास रहती हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में आई है बहार। मुझे मालूम नहीं तुम क्या रिप्लाई दोगी, मुझे बीजे नहीं चाहिए, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी भर रहोगी? और इतना अच्छा प्रपोजल सुनने के बाद एरिका उसको कैसे मना करती। तो अभी दोनों भूल जाते हैं कि पुलिस पड़ी है पीछे, गाड़ी करते हैं स्टॉप और चालू हो जाते हैं झाड़ियों के पीछे और पुलिस लगी है इनके पीछे। ये थॉट इनके दिमाग में नहीं आता क्योंकि दोनों बिजी थे खोलने में अपना खाता। जी हाँ, एरिका का भी पहली बार था, वो उससे देती थी पीछे ना कि कुछ और। तभी यहाँ पर होता है शोर और ये शोर था पुलिस के सायरन का। और पुलिस ऐसी अवस्था में ले जाती है इनको जेल के अंदर। और इसके बाद हमको दिखाया जाता है 1 महीने बाद का सीन, जहाँ पर एरिका आई थी जेल के अंदर लूक से मिलने। दरअसल पंच तो लूक ने मारा था और उसी की वजह से विल की मौत हुई। तो 10 साल की जेल हुई लूक को और नजरबंदी की सजा मिली एरिका को। पर ये दोनों ही खुश हैं कि दोनों को अपनी लाइफ में अब डर डर के नहीं जीना पड़ेगा। और बस दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2017 में आई एक स्पेनिश ड्रामा मूवी जिसका नाम है स्किन। मूवी का प्लॉट हैरान कर देने वाला है। तो खैर वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है जहां हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम समाथा होता है। वह बहुत ज्यादा उदास होती है। दरअसल इसका एनएस चेहरे पर था और चेहरा एनएस पर। दोस्तों एनएस का मतलब बॉडी के पीछे वाला हिस्सा, जिसे हम गूदा भी कहते हैं, और वो इसके चेहरे पर था और इसका चेहरा उसकी जगह पर था। और इस वीडियो में हम एनएस को एक्स कहेंगे सिंपल भाषा में बताने के लिए। वे अपने इस अजीब से चेहरे के कारण ज्यादातर अकेला ही रहना पसंद करती थी, लेकिन कुछ समय बाद वह फैसला करती है कि वह बिना अपना चेहरा ढके रेस्टोरेंट में जाएगी। लेकिन जब वह रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ पर बैठी वेट्रेस उसके ऊपर हंसने लगती है। यहाँ पर समाथा भी उदास होती है क्योंकि उसका चेहरा नॉर्मल लोगों की तरह नहीं था। समाथा ने इस रेस्टोरेंट में आने से पहले इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी अपलोड करी थी, लेकिन इंस्टाग्राम ने फोटो को हटा दिया। वजह ये थी कि उसकी ये फोटो न्यूडिटी को शो कर रही थी, यानी कि नंगापन था फोटो में। अब यहाँ पर वही वेट्रेस समाथा के लिए वार्म सूप लेकर आती है, जो कि समाथा एक पाइप की मदद से अपने एक्स से पीती है क्योंकि उसका चेहरा ही जो था वो नीचे लगा था। वहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है कि वो घर जाने लगती है, लेकिन वहाँ से 2 बदमाश उसे छेड़ने लगते हैं। वे उसके चेहरे को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। समाथा यहाँ से किसी न किसी तरीके से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें क्रिश्चियन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वह बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि एक तो उसे डिसऑर्डर होता है,
और दूसरा उसके पिताजी उसे बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए। क्रिश्चियन को अपने पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं होता सिवाय उनके हाथ में बने एक मेर टैटू के। इसके पैर बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसके पैर उसके नहीं है, क्योंकि असल में वह एक मेरमेड यानी कि जल परी बनना चाहता था। इसीलिए तो वह अपना ज्यादातर समय व्हील चेयर के ऊपर ही व्यतीत करता था। उसकी बीमारी की वजह से क्रिश्चियन की माँ उसे एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती है। वहाँ पर वह अपनी माँ से बहस करने लगता है। यहाँ पर इस बहस के बीच उसकी माँ उसे नीचे गिरा देती है। उसकी टांगों से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसलिए उसकी माँ थेरेपिस्ट के सामने ही उसकी पैंट को नीचे कर देती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि उसकी टांगों पर काफी ज्यादा घाव है जो कि उसने खुद ही किए हैं। क्रिश्चियन को काफी ज्यादा अजीब लगता है, इसीलिए वह वहाँ से भाग जाता है। वह अपने पैरों से छुटकारा चाहता था, इसीलिए वह यहाँ पर करता है कुछ ऐसा है। वह दोनों पैर को रोड पर बिछा देता है ताकि कोई कार उसके पैर के ऊपर चली जाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए पैरों से आजादी मिल जाए। इसके कुछ समय बाद वहाँ पर समाथा की गाड़ी आती है जो कि तेज रफ्तार से क्रिश्चियन के पैरों को कुचल देती है। यहाँ पर क्रिश्चियन समाथा की तरफ देखकर हल्की सी स्माइल करता है, लेकिन दूसरी तरफ समाथा काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके चेहरे के हाव भाव ये बता रहे थे कि वह बहुत ज्यादा घबरा गई है। अब यहाँ पर क्रिश्चियन की मौत हो जाती है और उसे इस दुनिया से आजादी मिल जाती है। अब समाथा अपने घर जाती है। वहाँ जाते ही वे अपने आप को कोसती है क्योंकि उसने गलती से लेकिन क्रिश्चियन को मार डाला था। वह अपने पिता से भी बात नहीं कर रही थी और अब इसका जन्मदिन होता है, इसीलिए वह अपने पिता के साथ अपना जन्मदिन मनाने लगती है क्योंकि इसकी कोई भी सहेली यार कोई भी लड़का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, इसीलिए वह अपने पिता को ही अपना सब कुछ मानती है। अब यहाँ पर वह केक काटने लगती है, लेकिन तभी साइड में टीवी पर एक न्यूज चलती है और न्यूज ये थी कि किसी कार वाले ने एक इंसान को टक्कर मार दी और टक्कर मारने के बाद यहाँ से वो भाग गया। ये सुनकर उसके पिता कहते हैं इस दुनिया में कैसे कैसे घटिया लोग हैं जो किसी के साथ बेवजह ऐसा कर डालते हैं। ये सुनकर समाथा और भी ज्यादा अंदर से टूट जाती है। यहाँ पर समाथा के पिता उसे उसके बर्थडे पर एक गिफ्ट देते हैं जो कि एक फेस मास्क होता है ताकि वह अपना चेहरा दूसरे लोगों से छिपा कर रखे। बस समाथा को उसके पिता द्वारा दिया गया ये गिफ्ट पसंद नहीं आया था, इसीलिए वह रोने लगती है और वह अपना घर छोड़ने का ठान लेती है। घर से बाहर निकलते ही उसे वह दोनों बदमाश मिलते हैं जो कि उससे पहले भी मिले थे। वह समाथा का बलात्कार करना चाहते थे, लेकिन जब ये करने की वह कोशिश करते हैं तो समाथा उनके प्राइवेट पार्ट को ही काट देती है और वहाँ से भाग जाती है। दरअसल वो सुसाइड करने जा रही थी क्योंकि उसे जिंदगी जीने का कोई ठोस कारण मिल नहीं रहा था, लेकिन जब वह ब्रिज से कूदने वाली होती है तब वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है। हमें एक इसाक नामक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड की तस्वीर को देखकर हस्तमैथुन कर रहा होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड भी एक बीमारी की शिकार थी जिसकी वजह से उसका चेहरा सामान्य नहीं होता। यहाँ पर इसाक की माँ आती है। वह अपने बेटे को ऐसी स्थिति में देख बेहोश हो जाती है। दरअसल उसे एक पैनिक अटैक आया था। उसकी माँ उससे खुश नहीं होती क्योंकि वह एक असामान्य लड़की से प्यार करता था, इसीलिए वह उसे घर से बाहर निकाल देती है। यहाँ पर इसाक अपनी गर्लफ्रेंड एना को फोन करता है, लेकिन अब एना का अफेयर किसी और लड़के के साथ चल रहा होता है जिसका नाम बेली होता है। वह भी काफी ज्यादा अजीब सा था क्योंकि वह किसी हादसे में पूरा का पूरा जल गया था। वह दोनों साथ में अपना समय काफी अच्छा बिता रहे होते हैं। दूसरी तरफ इसाक ऐसे लोगों से बहुत प्यार करता था जो कि डिसेबल्ड होते हैं, जो कि किसी बीमारी का शिकार ऑलरेडी होते हैं, क्योंकि वह उनके प्रति अपने सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करता था। अब यहाँ पर बेली एना को कहता है कि वह इसाक के साथ अपने सभी पुराने संबंध तोड़ दे। अब एना इसाक को अपने घर डिनर के लिए बुलाती है। इसाक अपने दिल की सभी बातें एना को बता देता है। वह उसे ये भी बता देता है कि वह डिफॉर्म्ड लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद करता है। एक अलग अट्रैक्शन है उसके मन में उनके लिए। उसे एना भी बहुत पसंद होती है, लेकिन ये बात एना जब सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह इसाक को थप्पड़ मारती है और उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। ब्रेकअप करने के बाद वह उसे कुछ पैसे देती है ताकि वह अपना गुजारा कर सके। अब डिप्रेशन में इसाक खुदकुशी करने के लिए ब्रिज पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके कानों में तब एक फोन की रिंग बजती है जो कि समाथा के फोन की होती है, जहाँ समाथा को उसके पिता का फोन आ रहा था। इसाक उसका फोन उठाता है, लेकिन तभी समाथा उठ जाती है। जब इसाक उसके चेहरे को देखता है तो तभी पहली नजर में उसे समाथा से प्यार हो जाता है। इसके बाद इसाक समाथा को उसके घर ले जाता है। समाथा के पिताजी उसके घर वापस से लाने के लिए इसाक को बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। समाथा टीवी पर क्रिश्चियन की मौत की खबर सुनती है।
ये सुनकर वे अंदर से राहत महसूस करती है कि वो पहले से सुसाइड करना चाहता था, मेरी वजह से वो नहीं मरा। अब दूसरी तरफ इसाक को तो समाता से प्यार था, लेकिन अब समाता को भी इसाक के साथ प्यार होना शुरू हो जाता है, इसीलिए वे यहाँ पर एक दूसरे को किस करते हैं, आखिर में अपनी खुशी को पाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें क्रिश्चियन दिखाया जाता है जो कि बहुत खुश था, वे मरने के बाद मेरमेड बन चुका था। इसी के साथ ये स्पेनिश ड्रामा मूवी खत्म हो जाती है। आप तो आज हम बात करने वाले 1975 की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी सालों के बारे में, जिसे मोर देन 10 कंट्रीज में बैन किया हुआ है, जो कि एक दांते द डिवाइन कॉमेडी पोएम पर आधारित है। तो इस मूवी को बेसिकली 4 भागों में डिवाइड किया गया है, परंतु मुझे भी नहीं पता ये क्यों किया गया है। तो उसे मारो गोली, हम तो अपनी स्टोरी पर आते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है इसके फर्स्ट पार्ट एंटी इन्फर्नो से, जहाँ पर हम 4 बहुत ही नीच बड़ों को बैठे हुए देखते हैं। और इन्हें मैं ये उपाधि क्यों दे रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। और ये चारों बड़े अलग अलग पोस्ट पर विराजमान है, जहाँ पर एक प्रेसिडेंट, एक ड्यूक, एक बिशप और एक मजिस्ट्रेट है। तो मैं आपको बताता चलूं कि 1944 में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इनको इटली पर हुकूमत मिली थी, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कैसे स्पिरिचुअल को निभाने के लिए एक दूसरे की कन्याओं से ब्याह कर लेते हैं। फिर हम इन चारों गांडुओं को एक बुक में साइन करते हुए देखते हैं, जिसके अनुसार ये इतने बुरे कांड करेंगे कि इनके बाप भी ऊपर से इनको गालियां बक रहे होंगे, क्योंकि इनका मानना था कि अगर ये ऐसा करेंगे तो ये डेविल के और करीब जा सकते हैं, और ये इनका मोटिव भी था। अरे मरुचूतिया, हुए सभी कभी होता है क्या? जिसे निभाने के लिए ये अपने गार्ड्स की मदद से 4 जवान लोंडों को ढूंढते हैं। उसके बाद ये इन्हें अपनी सिक्योरिटी में रिक्रूट कर लेते हैं, और फिर ये 9 लड़कों को पकड़ के लाते हैं, और फिर उन्हें निवस्त्र होने के लिए बोलते हैं। और जब एक आदमी उनसे बचने के लिए भाग रहा होता है तो वो उसे मार देते हैं शूट करके, और बोलते हैं अभी कहाँ जा रहा है गांडू। और फिर ये 9 लड़कियों को लाकर उन्हें भी नग्न कर देते हैं। फिर हम ईवा की माँ को उसे बचाते हुए ले जाके भागते हुए देखते हैं, जिसके बाद उन 4 बड़ों के सिक्योरिटी गार्ड भी इनका पीछा करने लगते हैं। और यहाँ पर ईवा की माँ समझ जाती है कि वो इनसे नहीं बचने वाले, और दोनों मरने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ पर उसकी माँ तो मर जाती है, लेकिन वो लोग ईवा के पकड़ के उसे बचा लेते हैं। और इस तरीके से अब उसके मेंशन में 8 लड़के और 9 लड़कियां बची हुई थी। तो इस तरीके से इस संस्कारी मूवी का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। और चलिए अब सेकंड पार्ट की माँ क्या करते हैं, यानी कि सर्कल ऑफ मैनिएक। और ये पार्ट भी दांते द डिवाइन पोएम पर आधारित है। इस पार्ट के शुरू होते ही हम उन चारों बड़ों को 4 नई प्रोस्टिट्यूट को उस मेंशन में लाते हुए देखते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी वो 17 गुलाम पहले से ही मौजूद थे। और उन प्रोस्टिट्यूट को वो आदेश देते हैं कि वो सभी एक एक आकर उन 17 गुलामों के साथ उन चारों बड़ों को भी गंदी गंदी कहानियां सुनाएं, ताकि इन कहानियों को सुनकर वो गुलाम आपस में मास्टरबेट करने लगे। और फिर हमें पता चलता है कि ये चारों बेटचोद खुद तो कानून नहीं मानते, और ये इन 17 गुलामों के लिए कानून बना रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी गुलाम अपने जैसे लिंग या विपरीत लिंग के साथ गुलगुल नहीं कर सकता। और इस दौरान इन सभी गुलामों को नेकेड ही रहना पड़ेगा, और ना ही ये भगवान का नाम ले सकते हैं, ना ही कुछ गलती कर सकते हैं। और फिर प्रोस्टिट्यूट अपने जीवन के सारे कस्टमरों के बारे में इनको बताने लगती है, जिससे गुलामों को भलाई घंटा फर्क न पड़ा हो, लेकिन वो चारों बड़े उत्तेजना से भर जाते हैं, और किसी भी मेल या फीमेल गुलाम को समय समय पर खुराक देने के लिए कमरे में भी ले जाते हैं। और फिर इस प्रोस्टिट्यूट की कहानी से मोटिवेट होकर वो मजिस्ट्रेट एक लड़की को मास्टरबेशन करने के लिए बोलता है, और क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा छोटी होती है तो उसे पता ही नहीं होता कि मास्टरबेशन होता क्या है, और मनी मन उसे डॉग बोलने लगती है। और इन सब से तंग आकर वो किसी तरीके से वहाँ से निकलकर भागने लगती है। फिर मजिस्ट्रेट के साथ साथ कुछ गार्ड्स भी उसका पीछा करने लगते हैं, और गार्ड्स आगे जाके उसे पकड़ भी लेते हैं। और अब वो उसके साथ क्या करेंगे ये हमें आगे पता चलेगा। फिर हम सभी को एक रूम में खाना खाते हुए देखते हैं। फिर एक गार्ड एक लड़की को नीचे पड़ी हुई रिंग उठाने के लिए बोलता है, और इसी बात का फायदा उठाकर वो अपना सामान उसकी तिजोरी में रख देता है। और इस प्रक्रिया को देखकर पता नहीं उस बड़े को क्या ही चुल मस्ती है कि वो अपने दोनों सेव ले जाकर उस आदमी को दे देता है, और बोलता है इसे भी काटो। यानी कि समझ रहे हो ना, ये ऐसे वैसे दरिंदे हैं जिनको कोई भी चलेगा, भले वो मेल हो या फीमेल हो। इसके बाद वो चारों प्रोस्टिट्यूट उन चारों बड़ों से कहती है कि इन्हें मास्टरबेट करने की प्रक्रिया हमें सिखानी ही होगी, क्योंकि हम तो पैदाइशी टीचर हैं। और फिर वो एक डमी लेकर आकर फीमेल गुलामों को उनका हिलाने के लिए बोलती है। और फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे मजिस्ट्रेट ने मास्टरबेट करने के लिए बोला था, और उसके भाग जाने के बाद गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया था। और फिर हम उस लड़की की डेड बॉडी को देखते हैं जिसे उन लोगों ने गला काटकर मार दिया था। और वो सभी गुलामों को वार्निंग भी देते हैं कि अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसका भी असर यही होगा। और फिर हम मजिस्ट्रेट को देखते हैं जो कि अपने कूलों को चेयर पे से उठा लेता है, और बोलता है कि अब हमें इसमें से एक मेल और फीमेल को चूज करके उनका ब्याह कराना चाहिए। फिर वो इन दोनों का शुभ मंगल विवाह कर देते हैं, और उसके बाद उन दोनों को आपस में गुलगुल करने के लिए एक रूम में छोड़ देते हैं। और जब वो दोनों इस बात को मानकर गुलगुल करने लगते हैं तो पीछे से उन 4 बड़ों में से 2 बड़ों से रहा नहीं जाता, और वो वहाँ पर आकर उन दोनों को रोक देते हैं। ये तो बड़ी बात हो गई, हाथ आया पर सामान न लगाया। फिर उसके बाद ये दोनों बड़वो उन दोनों के साथ इस क्रिया को संपन्न करने लगते हैं। उसके बाद ये चारों बड़वो उन फीमेल्स गुलामों को डॉग की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, डॉग की तरह खाना खिलाते हैं। और जब एक लड़की नहीं खाती तो उसके खाने में कील मिलाकर उसे खिला देते हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह में से भी ब्लड आने लग जाता है। अब हम करते हैं इसके थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन, जिसका नाम था सर्कल ऑफ शेड। तो ये वाला पार्ट काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग हो सकता है, और अगर आप कमजोर दिल वाले हो तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। तो दोस्तों अब थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ पर सिग्नोरा मैगी नाम की सेकंड प्रोस्टिट्यूट आती है, और अब वो अपने बारे में सभी को बताने लगती है। वो बताती है कि एक बार उसे अपनी माँ को ही मारना पड़ा था, जिस पर मजिस्ट्रेट बड़वा अपनी अपाइज बुद्धि से बोलने लगता है कि सैक्रिफाइस तो देना ही पड़ता है, इवन लोग बेवकूफ है जो कि माँ को ही सब कुछ अपना मानते हैं। फिर ईवा, जिसकी माँ ने मूवी के स्टार्टिंग में अपनी जान का सैक्रिफाइस करके उसको बचाने की कोशिश की थी, अपनी मोम को याद करके रोने लगती है, जिस पर मजिस्ट्रेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है
और अब ईवा भगवान का नाम भी लेने लग जाती है, जो कि उन बड़वों की नजरों में एक बहुत ही बड़ा पाप था। और अब गुस्सा आया मजिस्ट्रेट अपना पजामा खोल के वहीं पर सबके सामने शीट कर देता है और अब वो ईवा को उसे खाने के लिए बोलता है और मजबूरन ईवा को ये डिस्कस्टिंग चीज करनी ही पड़ती है। और इस सीन को देखकर मुझे भी दीपक कलाल की एक लाइन याद आ जाती है, और फिर ये चारों बड़वे रोजाना ही गुलामों को यही चीज खाने को देने लगे और खुद भी खाने लगे। इवन नाश्ते में भी उन्हें यही सब दिया जाने लगा और जो इसे नहीं खाता उसका नाम एक रजिस्टर में लिखा जाता ताकि लास्ट में उसे सबसे दर्दनाक मौत दी जा सके। और यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग था, जहाँ पर इन चारों बड़वे के दिमाग में भेजा ही नहीं था। और इस तरीके से अब रोजाना ये यही परोसेंगे और इन्हीं को खाएंगे। और इस तरीके से अब ये सेकंड प्रोस्टिट्यूट की बात से इंस्पायर्ड होकर कभी किसी को पेलते या फिर कभी किसी से अपने ऊपर पीस करने के लिए बोलते। और एक रात ये चारों डिक्टेटर अपने सभी गुलामों की बैक देखने लगते, जहाँ पर इनका प्लान ये था कि जिसकी बैक सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हुई उसको ये मार देंगे। जहाँ पर इन्हें एक लड़की की बैक पसंद आ जाती है और ये जब उसको शूट करने के लिए गन चलाते हैं तो उसमें गोलियां ही नहीं होती, जिस पर डिक्टेटर उस गुलाम को बोलता है कि हम तुम्हें इससे भी भयानक मौत देने वाले हैं। इसके बाद वो चारों बड़वे चूतियापंती का प्रदर्शन करते हुए अपने गार्ड्स या फिर गुलामों से मैरिज कर लेते हैं। और फिर एक गुलाम एक डिक्टेटर को बताता है कि इस मेंशन में तुम्हारे रूल्स को तोड़ा जा रहा है, जिस पर वो डिक्टेटर जाके दो लड़कियों को साथ में सोते हुए देख लेता है। इन बड़वों के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई गुलाम साथ में नहीं सो सकते थे, जिस पर वो डिक्टेटर उन पे गन पॉइंट कर देता है, जिस पर वो लड़कियां उन्हें बताती है कि एक गुलाम और भी है जो कि एक नौकरानी के साथ सोता है। और वहाँ जाकर चारों डिक्टेटर उसे पकड़ लेते, फिर वो चारों शूट करके उस गुलाम को भी मार देते हैं और उस नौकरानी को। और अब वो चारों बड़े बचे हुए सभी गुलामों को एक शिट से भरे हुए टब में बिठा देते हैं। और यहीं पर ये थर्ड पार्ट भी खत्म हो जाता है। अब हम एक्सप्लेन करेंगे इसके फोर्थ पार्ट को, जो कि है सर्कल ऑफ ब्लड, जहाँ पर हम उन चारों डिक्टेटरों में से एक डिक्टेटर को चेयर पर बैठे हुए देखते हैं और वो अपनी दूरबीन से खिड़की के बाहर बाकी बचे हुए 3 डिक्टेटरों को गुलामों को टॉर्चर करते हुए देखता है। और इन डिक्टेटर्स ने जो 4 गार्ड अपॉइंट किए थे उनमें से 2 गार्ड हमेशा उस चेयर पर बैठे हुए डिक्टेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए और बाकी 2 बचे गार्ड उन बाहर वाले तीनों डिक्टेटरों के साथ उन गुलामों को टॉर्चर करेंगे। फिर फर्स्ट डिक्टेटर की बारी खत्म हो जाने के बाद सेकंड डिक्टेटर उस चेयर पर आके बैठता है और बाकी 3 गुलामों को टॉर्चर करने लगता है, जहाँ पर वो डिक्टेटर्स मेल के पेनिस को काट देते हैं, फीमेल्स के ब्रेस्ट को काट देते हैं, किसी की आंख निकाल देते हैं और किसी की जबान काट देते हैं। ऐसा करते करते अब लास्ट डिक्टेटर आकर चेयर पर बैठता है और अब वो तीनों डिक्टेटर्स जो कि मैदान में थे एक एक करके सभी गुलामों को मार देते और अपना चूतिया पर भरा डांस करने लगते। और फिर हम 2 गार्ड्स जो कि मेंशन के अंदर थे उनको डांस करते हुए देख। दोस्तों, एक चोर जो कि दुनिया के हर ताले को खोल सकता है, लेकिन एक दिन वो घुसता है एक मिलियनर के घर में और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। नीमो नाम का शख्स जो पेशे से एक चोर है, लेकिन वो करता है अपने बॉस के लिए काम। आज उसका काम है एक पेंट हाउस में चोरी करना, जहाँ पे कई सारी कीमती पेंटिंग रखी हुई है, जिसमें से सबसे कीमती पेंटिंग है पूरे $3 मिलियन की। और उसी पेंटिंग को वो चुराने वाला है। अपने प्लान के मुताबिक रात होने पर उस घर में घुसता है जो बेहद ही आलीशान था। चारों तरफ बहुत सी पेंटिंग लगी हुई थी, आर्टिफैक्ट थे जिनकी कीमत लाखों में थी। नीमो एक एक करके सारी पेंटिंग को रखना चालू करता है, लेकिन अभी तक वो सबसे महंगे वाली पेंटिंग नहीं मिली थी, जिसके बारे में वो अपने साथी को वॉकी टॉकी पर बताता है। वो कहता है कि दूसरे कमरे में चेक करो, क्या पता वो वहाँ पर हो। लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता और मजबूरन उसे जो कुछ मिला था उसे लेकर वापस आना पड़ेगा। अब उसका साथी उसे गेट का कोड बताता है जो वो डाल तो देता है, लेकिन आखिरी समय पर सिस्टम मैल फंक्शन हो जाता है, जिस वजह से पूरे घर का सिस्टम खराब हो गया था और तेज तेज सायरन बजना शुरू हो जाता है। नीमो अपने साथी से बार बार पूछता है कि ये क्या हुआ है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था और आखिर में वो कह ही देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें खुद वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अब नीमो को जेल नहीं जाना था, उसका एक परिवार भी है, लेकिन ये उसे चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब यहाँ उसे वो सायरन की आवाज़ें बहुत तंग कर रही होती है, इसलिए वो पहले तो उसे तोड़ता है और वापस से गेट के पास जाकर उसे चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये गेट टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद अंबुजा सीमेंट से बना और इसी चक्कर में साइड में लगे हाउस कंट्रोल डिवाइस में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिस वजह से पूरे घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और अब ठंडी हवा की जगह गर्म हवा आना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही थी। इन सबसे परेशान होकर नीमो चुपचाप एक जगह बैठ जाता है, क्योंकि अगर अब उसने कुछ और किया तो न जानिए घर में क्या क्या होने लगेगा। कुछ देर बाद उसका गला सूखने लगता है तो वो पानी की तलाश में किचन की टैप ओपन करता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा था। तो फ्रिज ओपन करता है जहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान था, लेकिन पानी की बोतल सिर्फ एक ही थी जिसे वो पूरा पी जाता है और फिर दोबारा से आकर मेन गेट को खोदने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि गेट असल में लकड़ी का नहीं बल्कि स्टील का है। अब ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, इसलिए वो ये काम भी छोड़ देता है और आकर एक बेड पर सो जाता है जो कि घर के मालिक का था। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। अब बीच बीच में वो अपने साथी को कनेक्ट करने की कोशिश भी करता है,
लेकिन वहाँ से कोई भी बोल नहीं रहा था क्योंकि सभी उसे छोड़कर चले गए थे। अब वो अकेला यहाँ पर बचा हुआ था। अब अगली सुबह वो सबसे पहले घर में रखे हुए लैंडलाइन फोन को चेक करता, लेकिन वो भी बंद था। इसके बाद वो वहाँ पे जितने भी ड्रॉर थे उन्हें चेक करता है कि शायद उसे कुछ काम का सामान मिल जाए, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब इतनी देर में उसे टॉयलेट लग जाती है तो वो करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे उसे कुछ फेक फ्रूट रखे हुए मिलते हैं जिन्हें वो विंडो पर खींच के मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि पूरा घर साउंड और बुलेट प्रूफ था, जिसमें कि अब नीमो अटक चुका है और इसी दौरान उसे जोर की प्यास भी लग जाती। लेकिन जो पानी उसे कल मिला था वो तो पूरा पी गया, यानी कि अब उसके पास पीने को कुछ नहीं है। वो स्विमिंग पूल के पास जाता है और उसके पानी को पीने का ट्राई करता है, लेकिन अगर वो पानी पीने लायक होता तो स्विमिंग पूल में क्यों होता। नीमो फौरन उसे मुंह से निकाल देता है क्योंकि वो बहुत ही कड़वा था। और अब यहाँ उसे पता चलता है कि उसके शरीर से बड़ी गंदी बदबू आ रही है, तो वो उसे पानी से खुद को साफ करता है और इसके बाद वो एक्वेरियम के पानी को पीने का ट्राई करता है, लेकिन वो भी बेकार था। देन वो टैप को ऑन करता है, वो भी कुछ नहीं था। यहाँ नीमो को अब गुस्सा आने लगा था और वो इरिटेट होने लगा था, लेकिन आखिर में उसके दिमाग में फ्रिज आती है जिसमें से वो जमे हुए बर्फ को बाहर निकालता है और उसे चूसने लगता है, जिससे उसे थोड़ी तो राहत मिलती है, लेकिन पूरी प्यास नहीं बुझती। कुछ देर बाद वो सारे बर्फ पिघल जाएंगे और तब नीमो क्या करेगा। अब वो घर के सारे फर्नीचर टेबल को लाकर एक जगह पर इकट्ठा कर देता है क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आया था, क्यों ना वो घर की छत पर जाए और वहाँ से किसी मदद के लिए पुकारे। लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था क्योंकि छत बहुत ही ऊंची थी। और इतना सब ट्राई करने के बाद वो एक बार फिर जाकर उसी हाउस कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है, क्या पता शायद घर का टेम्परेचर चेंज हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब उसे प्यास के साथ साथ भूख भी लगी थी, तो वो एक फूड कैन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी चक्कर में उसका हाथ पे कट लग जाता है जिससे उसे काफी दर्द होता है। यहाँ उसके दिमाग में फिर से फ्रिज आती है तो वो जाकर उसमें बर्फ ढूंढने लगता है, लेकिन अब बर्फ पिघल चुकी थी, इसलिए वो उस फ्रिज को ही चाटना शुरू करता है ताकि जो कुछ बचा कुचा बर्फ था वो उसे खा सके। उसका बस चलता तो वो फ्रिज में ही बैठ जाता है, लेकिन उसकी मजबूरी है वो उसमें फिट नहीं आएगा। इसी दौरान हम बाहर देखते हैं कि तेज बारिश हो रही है, लेकिन अफसोस नीमो ना तो बाहर जा सकता और ना ही वो पानी को पी सकता है, वो बस वहीं बैठा रहता है। अब उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो घर को एक्सप्लोर करने लगता है कि शायद उसे कोई सीक्रेट दरवाजा मिल जाए, पर उसी दौरान उसे पानी की आवाज आती है। वो फौरन बाहर आता है और देखता है कि ये पानी तो असल में प्लांट शार से आ रहा है। तो फौरन उसके पास जाके बैठ जाता है और जी भर कर उसे पीता है, लेकिन एक समय के बाद वो पानी बंद हो जाता है और उसे मजबूरन वहाँ से उठना पड़ता है। लेकिन कल वो फिर से इस पानी का वेट करेगा और इस बारी वो उसे स्टोर भी कर लेगा ताकि वो पीने के काम आ सके। अब धीरे धीरे करके उस घर का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने लगता है, इसलिए वो अपने सारे कपड़े और उतार देता है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई थी। जिसके बाद जितने बचे हुए फर्नीचर थे वो उन्हें इकट्ठा करने लगता है ताकि वो उसे छत तक पहुंच सके, और इस बारी वो ऐसा करने में सफल भी हो जाता है। वो छत को देखकर पता चलता है कि आखिर यहाँ से कैसे बाहर निकला जा सकता है, पर उसके लिए उसे कुछ स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। और इसी दौरान उसकी नजर घर में लगे टीवी पर पड़ती है जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज आ रही थी जिसमें एक मेड बाहर झाड़ू लगा रही थी। तो नीमो फौरन कपड़े पहनकर गेट के पास पहुंच जाता है और उसे आवाज लगाने लगता है, लेकिन अफसोस उसकी आवाज कोई सुन नहीं पाता क्योंकि उसने हेडफोन लगा रखे थे। वैसे भी वो घर पूरा साउंड प्रूफ है, जो नीमो जितना भी चिल्ला ले उसकी आवाज बाहर नहीं जाने वाली थी, इसलिए वो वापस आकर हताश होकर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो कुछ ठंडी हवाएं महसूस करता है जो कि एयर वेंटिलेशन से आ रही थी। दरअसल यहाँ वो देखता है कि हाउस कंट्रोल डिवाइस में अपने आप ही टेम्परेचर चेंज हो गया है, इसलिए अब वो पूरे घर को धीरे धीरे ठंडा होना चालू हो गया था। यहाँ नीमो जी भर के सबसे पहले तो ठंडी हवाओं को महसूस करता है और फिर आराम से उस पूल में नहाता है। इतना टाइम बिताने के बाद उसे अब धीरे धीरे यहाँ पर अच्छा लगने लगा था। उसे शायद ये पता चल गया था कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है, पर वो फिर भी कोशिश करना नहीं छोड़ता, ऐसा उसका कहना था। वो अगले दिन उन प्लांट शार से इकट्ठा किए हुए पानी को पीता है और ब्रेकफास्ट करता है और थोड़ा सा डांस भी करता है, जिसके बाद वो उस मिलियनर के अलमीरा से उसके कपड़े पहन लेता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ग्लास के जार को तोड़ देता है और उसके 2 बड़े बड़े टुकड़ों को एक कपड़े में बांधकर खुद के लिए एक चश्मा बनाता है, जिसे पहनकर वो एक बार फिर छत के करीब जाता है और उसे तोड़ने लगता है ताकि उसकी आंखों में कुछ चला ना जाए। वो बड़ी ही देर तक उस छत पे लगे एक ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब उसके पास के सीमेंट को हटाना शुरू करता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा मजबूत थी, इसलिए वो थक कर फिर से नीचे आ जाता है। एक मिलियनर का घर था तो सिक्योरिटी तो दोस्तों टॉप नॉच होने वाली थी। अब इन सबसे थक कर वो अपने लिए कॉफी और पास्ता बनाने लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब कुछ बना सकता है खाने में तो दिक्कत क्या है। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, नीमो सिर्फ पानी में पास्ता बना रहा था और ठंडे पानी में कॉफी बना रहा था। जिसके बाद वो टीवी के सामने बैठ जाता और सीसीटीवी में लोगों को आते जाते देखता रहता है। अब उसे ये सब अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे तो उसके अलावा और कोई नहीं है, इसलिए उसका जो मन कर रहा था वो बस वही करता जा रहा था। और आपने गौर किया होगा कि वो पहले जैसा नहीं रहा, उसकी दिमागी हालत अब बिगड़ने लगी थी। ऐसा तब होता है जब आपने काफी दिनों तक किसी से बात ना की हो, ना ही किसी को देखा हो। और यहाँ नीमो भी कुछ ऐसा ही हो चुका था। धीरे धीरे अब टेम्परेचर और कम होने लगता और कुछ देर पहले जहाँ वो 10 था अब 8 पर पहुंच चुका था। यानी कि कुछ देर बाद यहाँ पर बर्फ गिरने जैसा माहौल होने वाला है, जो नीमो के लिए मुसीबत बनने वाली है। वो एक बार फिर से ऊपर चढ़ता और छत को तोड़ने में लग जाता है। इस बार वो ग्लास को नहीं बल्कि उसके आसपास की सीमेंट को तोड़ता है, जो कुछ ही देर में काफी टूट भी जाती है। लेकिन अब ठंड बढ़ने की वजह से वो उस डिवाइस के पास जाता है और उसे ठीक करने का भी कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि असल में ये काम कैसे करता है। इसके बाद वो फिर से ऊपर चढ़ता है और इस बार उसने उस विंडो के आसपास की सीमेंट को तोड़ दिया था,
लेकिन नीमो देखता है कि उसके नीचे एक लोहे की परत लगी हुई है जो कि स्क्रू से टाइट की गई है, जिसे तोड़ पाना असंभव है। इसलिए वो उदास होकर फिर से नीचे आ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। तभी उसकी नज़र बाहर बैठी एक कबूतर पर पड़ती है जो उसकी तरह मजबूर थी, क्योंकि उसके पंखों पर चोट लगी थी और वो उड़ नहीं पा रही थी। लेकिन नीमो को ये पता नहीं होता। वो कबूतर से बात करता और कहता है कि तुम जाकर मेरे भाई से कहो कि मुझे यहाँ से बाहर निकाले, मैं अभी तक यहीं पर फंसा हुआ हूँ, मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। नीमो के पास करने के लिए अब कुछ नहीं था, उसने सारी चीजें कर ली थी। उसकी बॉडी के साथ साथ उसका दिमाग भी अब थक चुका था, वो हार मानने लगा था। इसलिए अब उस घर में जितनी भी महंगी महंगी पेंटिंग जिन्हें चुराने के लिए वो यहाँ पर आया था, वो उन्हें तोड़ने लगता और कई घंटों तक वो ऐसा ही करता रहता। इसके बाद वो उसे मिलियनर के वार्डरोब में जाता है जहाँ पर उसे सूट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन तभी उसे अलमीरा के पीछे कुछ सीक्रेट डोर दिखता है। वो सारे कपड़े हटाकर देखता है तो वहाँ पर एक रास्ता था, या फिर ये कहें कि एक सीक्रेट दरवाजा था। अब वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करता है और फिर उसे कुछ ऐसा दिख जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहाँ पर एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन जब वो उसके करीब जाता है तो देखता है कि वो असल में एक डमी था, जिसके हटाने पर उसे नीचे कुछ पेपर्स मिलते हैं जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड थे, जिसमें लिखा था कि मैरिज, हेल एंड हेवन। नीमो उसे पढ़ता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वहाँ वो लगी एक पेंटिंग भी दिखाई देती है। ये वही पेंटिंग थी जिसे लेने के लिए वो यहाँ पर आया था, यानी कि वो $3 मिलियन वाली पेंटिंग। और यहाँ उसे ओनर की पेंटिंग भी मिली और वो डमी भी उसी ओनर का था जिसका ये घर था। नीमो को भी यही लगता है कि शायद अब वो यहीं मारा जाएगा। दूसरी ओर हम उसी कबूतर को देखते हैं जो कि अब मर चुकी थी। यहाँ नीमो का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर चुका था। तभी उसे सीसीटीवी में दिखता है कि वो मेड अब उसके गेट के बाहर ही बैठी हुई है। तो वो फौरन भागते हुए गेट के पास जाता है और उसे पीटने लगता है, लेकिन हल्की सी भी आवाज बाहर नहीं जाती और वो बहुत ही इरिटेट हो जाता है और चिल्लाने लगता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन वो फिर से उस विंडो के पास जाता है और अब उसे आइडिया आता है कि स्क्रू ड्राइवर कैसे बनाया जाए जिससे वो स्क्रू को खोल सके। तो एक लकड़ी से स्क्रू खोलने का टूल बनाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। पर दोस्तों उसके अंदर अभी हिम्मत और उम्मीद बाकी थी। वो दोबारा से कोशिश करता है और इस बारी वो स्क्रू को खोल लेता है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो बाकी स्क्रू को खोल सके। इसलिए वो नीचे आ जाता है। और यहाँ हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि नीमो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब खुद से ही बात करता है, क्योंकि उसके पास अब ना तो खाने को कुछ है और ना ही पीने को। वो वहाँ लगे हुए पेड़ों को भी हिलाता है ताकि कुछ उसमें से निकल आए, लेकिन कुछ नहीं आता। और आखिर में उसे कुत्ते का खाना ही खाना पड़ता है जो उसके लिए बेहद ही बुरा था। लेकिन भूख कुछ भी करा सकती है, और एक तो इतनी ऊपर से ठंड, ऊपर से भूख और प्यास। वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उसे बस एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसे वो बाहर निकले। इसलिए वो बाकी स्क्रू को खोलने लगता है, लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिरता है। यहाँ उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी, जो उसके लिए एक और मुसीबत बन गई थी। लेकिन तभी उसे वहाँ एक पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक आदमी टेप से बंधा हुआ था। वो उस पेंटिंग को गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी दिक्कत मैं समझ सकता हूँ, जाओ, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं अब, और न्यू ईयर भी आ जाता है। बाहर धूमधाम से पार्टी चल रही थी, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। ये सब ऊपर से नीमो देख रहा था, लेकिन वो यहाँ पर कैद है। तभी उसे कुछ विजन आने लगते हैं, जैसे कि वो मेड उसके पास आ गई है और उसने नीमो को आजाद कर दिया। उसी पल उसकी नजर ऊपर लगे फायर अलार्म पर पड़ती है, जिससे कि उसे एक और आइडिया आता है। अगर वो इस फायर अलार्म को ऑन कर दे तो वो पानी पी सकता है। वो कुछ पेपर्स को इकट्ठा करता है और अगले दिन जब विंडो से सनलाइट अंदर आती है तो उसकी मदद से वो आग जला देता है और फिर उस पेपर को ले जाकर उस फायर अलार्म के पास रख देता है, जिसे अलार्म बजने लगता है और पूरे घर का शार्प सिस्टम ऑन हो जाता है। चारों तरफ सायरन बजने लगता है, पानी गिरने लग जाता है। लेकिन यहाँ भी वही होता है जो हर बार होता है। पूरे घर में पानी भर गया था, लेकिन अब बाहर किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी अंदर क्या हो रहा है। और नीमो को अब समझ आ गया था कि वो गरीब ही ठीक था, कम से कम उसके आसपास वाले लोग उसकी फिक्र तो करते थे। ये अमीर लोग जो होते हैं ये अपने में ही मस्त होते हैं, इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनके साइड वाला पड़ोसी कैसी हालत में है। अगर ऐसा होता तो आज वो बच जाता। सीन शिफ्ट होता है और हम 1.5 महीने बाद का समय देखते हैं, जहाँ पे नीमो अब बहुत ही कमजोर हो चुका है। बाहर बर्फ गिर रही है, मतलब ठंड का मौसम आ चुका है। लेकिन अब नीमो ने सारे स्क्रू को खोल लिया। अब वो बाहर जाने वाला है, लेकिन उससे पहले वो घर की दीवारों पर कुछ बातें लिखता है, जिसमें वो इस घर के मालिक से कहता है कि मैंने आपके पूरे घर को बर्बाद कर दिया, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये घर नहीं, असल में एक जेल है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हमें पता चलता है कि नीमो ने उस विंडो को पूरा खोल लिया था, जिसके कुछ देर बाद ही वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अब यहाँ आपको बता दिया जाए कि ये विंडो के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से वो बाहर जा सके। या तो नीमो ने वहाँ से कूदने की कोशिश की होगी, अगर ऐसा किया होगा तो वो मारा गया होगा, या फिर उसने वहाँ से किसी को। तो कैसे है मेरे फिल्म के दीवाने, आज की मूवी के अंदर एक लड़की में इतनी हवस होती है कि मर्द ना मिलने पर वह गधे के साथ ही संभोग कर लेती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल टीचर से, जो कि बच्चों को हेड डाउन करवाकर 20 तक गिनती करने को कहती है, क्योंकि वह क्लास में ही नंगी होकर कपड़े बदल रही है और बेचारे मासूम बच्चों को एक भी झलक देखने को नहीं मिलती। लेकिन फिर भी एक दीवाना बच्चा बीच में ही सर उठाकर मैम की नंगी कमर देख लेता है, और उस वक्त मैम सिर्फ कच्छी में होती है। तो अब मैम एक चमक धमक की ड्रेस पहन लेती है, जिसमें हम व्यूअर्स और बच्चों को मैम बहुत गजब लगती है, और बच्चे कहते भी हैं कि मैम आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। और मैम का नाम होता है एंटोनियट। तो आज एनुअल फंक्शन होता है और एंटोनियट सभी बच्चों के साथ परफॉर्म करती है और एक गाना गाती है। इस पर सभी
बच्चों के पेरेंट्स खूब तालियां बजाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि एंटोनियट क्लास के अंदर छिपकर किसी का इंतजार कर रही होती है। तो तभी वहाँ एंटोनियट की क्लास की एक लड़की एलिस के फादर व्लादिमीर आते हैं और एंटोनियट व्लादिमीर को आते ही लिपट जाती है और दोनों एक दूसरे को चूमने लगते हैं और सहलाने लगते हैं। तो यहाँ हमें उसको यह पता चलता है कि एंटोनियट का अफेयर अपनी ही क्लास के स्टूडेंट के फादर से चल रहा है। और जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तो एंटोनियट के कुएं पर बीटिंग जरूर होती थी, जो कि व्लादिमीर करता था। तो यहाँ एंटोनियट बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वह कुछ दिनों में व्लादिमीर के साथ वेकेशन पर जाने वाली थी, क्योंकि वह पूरे एक साल से इस दिन का वेट कर रही थी। और वह व्लादिमीर से कहती भी है कि वह एक हफ्ते तक औजार को अपनी योनि से बाहर नहीं निकलने देगी। एंटोनियट के अंदर बहुत आग थी, लेकिन यहाँ व्लादिमीर एंटोनियट के अरमानों पर पानी फेर देता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं मेरी वाइफ और मेरी बेटी के साथ जा रहा हूँ। मैं उनसे वादा कर चुका हूँ और मेरी वाइफ वैकेशन के लिए गधा भी बुक कर चुकी है। तो एंटोनियट कहती है कि गधा क्यों? तो व्लादिमीर कहता है कि हम लोग इस बार वैकेशन पर गधे के साथ हाइकिंग करेंगे। तो गधे का नाम आते ही हम व्यूअर्स अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ भाई होगा, जरूर होगा, सब्र करो। तो यहाँ पर एंटोनियट का दिल टूट जाता है और व्लादिमीर वहाँ से चला जाता है। लेकिन एंटोनियट यहाँ हार नहीं मानती क्योंकि उसके कुएं में बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो जिस जगह पर व्लादिमीर अपनी फैमिली को लेकर जा रहा था, एंटोनियट भी वहाँ की टिकट अपने लिए बुक करवा लेती है और उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि वह सोच रही थी कि कभी न कभी तो व्लादिमीर की वाइफ इधर उधर होगी, बस तभी व्लादिमीर का पुतिन ले लिया करूंगी, मतलब उसके साथ कोली भर भर के संभोग कर लिया करेगी। तो अब एंटोनियट वहाँ पहुँच जाती है और सभी फैमिली में ढूंढने लगती है कि व्लादिमीर की फैमिली कहाँ है, लेकिन उसे अभी वह नहीं मिलते। तो अब वह एक होटल में रूम बुक करती है जहाँ उसे पता चलता है कि व्लादिमीर की फैमिली तो गधा लेकर हाइकिंग के लिए ऊपर जा चुकी है। तो वह भी जल्दी से एक गधा बुक कर लेती है क्योंकि व्लादिमीर की वाइफ के पास गधा था। तो एंटोनियट चाहती थी कि उसके पास भी गधा हो ताकि वह व्लादिमीर की वाइफ से कम न लगे। तो यहाँ एंटोनियट बहुत सेक्सी लग रही थी, तो होटल का मालिक उस पर लाइन मारने लगता है, लेकिन एंटोनियट कुछ रेस्पॉन्स नहीं देती क्योंकि कम से कम अब तक तो उसका कुआं केवल व्लादिमीर के लिए ही धड़कता था। तो वह वहाँ से चली जाती है। अब काफी रात हो चुकी थी तो उसे अब यहीं बाकी टूरिस्ट के साथ रुकना पड़ता है। अब अगली सुबह एंटोनियट सभी टूरिस्ट के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो यहाँ सब एंटोनियट पर हंसने लगते हैं क्योंकि उसने यहाँ भी एक सेक्सी ड्रेस पहन रखी थी, जबकि सब हाइकिंग के हिसाब की ड्रेस पहने हुए थे। तो यहाँ टूरिस्ट में एक बुढ़िया को गांड में उंगली करने की आदत होती है, जो कि अक्सर बुढ़ियाओं को होती है। वह एंटोनियट से पूछती है कि तुम किसके साथ आई हो? तो वह कहती है कि मैं अकेली आई हूँ। अकेले तो कोई नहीं आता यहाँ, तो कोई आने वाला होगा। हाँ, वो मैं अपने फ्रेंड से मिलने आई हूँ। फ्रेंड है, यार है तेरा? हाँ, बॉयफ्रेंड है मेरा। ले जरा फोन मिलाइए उसे। असल में वो किसी के साथ है। किसके साथ है? अपनी वाइफ के। ओहो, शादीशुदा फंसा रखा तुमने तो। और बुढ़िया कहती है कि मैं औरत की चाल देखकर बता दूं कि वो कितने इंच का औजार लेती है। और एंटोनियट को कहती है कि तेरे तो चुत्तड़ी बता रहे कि औजार के बिना तुम मर जाएगी, पीछे से लेती है तो मुझे पता। तो यहाँ एंटोनियट कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो कुछ लोग एंटोनियट को सही मानते हैं और कुछ लोग गलत मानते हैं, लेकिन यहाँ सबको यह पता चल जाता है कि एंटोनियट एक शादीशुदा मर्द के लिए यहाँ आई है। तो अब आगे दिखाते हैं कि होटल का मालिक एंटोनियट को हाइकिंग के लिए एक गधा दे देता है जिसका नाम होता है पैट्रिक। तो सभी टूरिस्ट ऊपर चले जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई गधा नहीं होता और ज्यादातर लोग उनमें मर्द होते हैं। लेकिन एंटोनियट बेचारी नीचे ही गधे चलाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसके साथ भी अगर कोई मर्द होता तो वह आज इतना परेशान ना होती, क्योंकि मर्द ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो यहाँ एंटोनियट परेशान होकर एक कविता पढ़ती है कि मर्द खाते हैं दिन में 10-10 अंडे ताकि औजार पे ना आए उनके कभी भी बुजुर्गी। अंडा देना तो दूर, उल्टा डंडा मांगती है मेरी टांगों के बीच की फड़फड़ाती मुर्गी। मेरी योनि का ताला किसी चाबी से नहीं खुलता। मेरी योनि तो है एक मजबूत संदूक। इस दमदार लोग को तो एक ही चीज खोल सकती है, वो है किसी भी मर्द की तनतनाती बंदूक। तो इस कविता के बाद एंटोनियट गधे को चलाने की थोड़ी सी प्रैक्टिस लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन इतनी आसानी से गधा कहाँ ऊपर जाने वाला था। पैट्रिक एक जिद्दी गधा था। एंटोनियट उसे खींच कर आगे ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैट्रिक आगे जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो तभी एंटोनियट को पता चलता है कि पैट्रिक आगे तब चलता है जब उसके साथ कोई चलता है। अगर उसके आगे कोई चलता है तो वह नहीं चलता। मतलब पैट्रिक भी पूरा सहनशा टाइप का गधा था। तो अब कुछ दूर चलकर पैट्रिक फिर से रुक जाता है। तो एंटोनियट थककर वहीं रुकने का फैसला करती है। तो फिर एंटोनियट का पेशाब आने लगता है। तो वह साइड में कुछ जाकर पैट्रिक के सामने ही नंगी होकर पेशाब करने लगती है। वह सोचती है कि गधा ही तो है, उसे क्या पता होगा कुछ। लेकिन एंटोनियट यह नहीं जानती थी कि गधा भी अपने नीचे एक योद्धा लटकाए फिरता है। तो पैट्रिक एंटोनियट को नंगी देखने लगता है, जिससे पैट्रिक की 5वीं क्रिया की प्रतिक्रिया देने लगती है और इस बात को एंटोनियट भी समझ जाती है। तो वह दूसरी जगह जाकर पेशाब करने लगती है। तो फिर वह अचानक से देखती है कि उसकी नंगी बूटी को कोई देख रहा है और वह उन टूरिस्ट में से एक होता है। तो एंटोनियट तुरंत अपना नेक ऊपर करके वहाँ से पैट्रिक को लेकर भाग जाती है। तो अब एंटोनियट को आगे बढ़ते बढ़ते शाम हो जाती है, लेकिन वह आखिरकार वहाँ पहुँच जाती है जहाँ बाकी टूरिस्ट रुककर आराम कर रहे हैं। तो वह सोचती है कि यहाँ जरूर उसे व्लादिमीर की फैमिली मिल जाएगी, लेकिन नहीं, वहाँ भी व्लादिमीर उसकी फैमिली नहीं होती। तो अब एंटोनियट सभी टूरिस्ट के साथ बैठ जाती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी पीठ पीछे सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि शादीशुदा का लेने के लिए फिर रही हो, शादीशुदा का लेने के लिए फिर रही हो। तो वह उनसे दूर रहने लगती है। तो अब रात में वह होटल के मालिक काला नुमाइंदा और उसकी वाइफ चाइनीज आफत को रोमांस करते हुए देखती है और उन्हें देखकर वह खूब रोती है, क्योंकि वह भी चाहती थी कि वह व्लादिमीर के साथ ऐसे ही खुश हो, उसको भी कोई प्यार करने वाला हो, उसकी भी खाली जगह पर कोई औजार भरने वाला हो। तो एंटोनियट को रोता हुआ देख काला नुमाइंदा और चाइनीज आफत उसके पास आते हैं और उसे चुप करते हुए पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वह बताती है कि वह अब हार
मान चुकी है। अब शायद यहाँ उसे व्लादिमीर नहीं मिलेगा तो वह वापस पेरिस जा रही है। लेकिन यहाँ काला नुमाइंदा उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि नहीं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। तुम इतनी जल्दी हार मान रही हो, जरा इन व्यूअर्स को देखो, इनमें न जाने कितने सिंगल्स हैं और न जाने कितने वर्जिन्स, लेकिन वो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कभी न कभी तो मिलेगी। और कहता है कि भले ही तुम्हारा प्रेमी शादीशुदा हो, लेकिन तुम्हारा प्यार तो सच्चा है, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। तो काला नुमाइंदा और चाइनीज आफत के समझाने पर उसे बेहतर महसूस होता है और अगले दिन वह हाइकिंग पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर एंटोनेट तो मोटिवेट हो चुकी थी, लेकिन पैट्रिक अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। वह कुछ दूर चलकर फिर से रुक जाता है। तो यहाँ एंटोनेट पैट्रिक से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फ्रस्ट्रेटेड होकर वह पैट्रिक को मारने लगती है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इस मासूम गधे की क्या गलती है। तो वह पैट्रिक से माफी मांगते हुए कहती है कि वह बस इसलिए परेशान है क्योंकि वह यह तक नहीं जानती कि व्लादिमीर कहाँ है और पहाड़ों पर सिग्नल न मिलने की वजह से वह व्लादिमीर को कॉल भी नहीं कर पा रही है। तो एंटोनेट का दुख देख पैट्रिक फिर से आगे चलने लगता है। तो यहाँ एंटोनेट समझ गई थी कि अगर वो बातें करते हुए चलेगी तो पैट्रिक भी चलता रहेगा। तो लड़कियों के पास अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बहुत सारी कहानियां होती हैं, तो वह पैट्रिक को सभी के बारे में बताने लगती है। अब बताने लगी या पकाने लगी यह तो पैट्रिक जाने, लेकिन हम व्यूअर्स तो कभी भी लड़कियों के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं सुनना पसंद करेंगे। तो एंटोनेट बताते हुए जाती है कि एक कामिल था, उसका 7 इंच का था, एक सुरेंद्र था, वो बहुत बड़ा धुरंधर था, कतई बस्ती से उजाड़ देता था, और एक राजू था जिसका काजू टेढ़ा था। और फिर एंटोनेट कहती है कि इनमें सबसे बेस्ट व्लादिमीर था। व्लादिमीर का पुतिन तो रशियन पुतिन से भी ज्यादा तबाही मचाने की ताकत रखता था, लेकिन अब बहुत दिन हो गए उसका लिए हुए। तो बातों ही बातों में यह दोनों काफी लंबा सफर तय कर लेते हैं और कुछ दूर आगे जाकर एंटोनेट आराम करने के लिए वहीं रुक जाती है। तो यहाँ व्यूअर्स को पता चलता है कि अब एंटोनेट पैट्रिक को पसंद करने लगी थी और पैट्रिक भी एंटोनेट को पसंद करने लगा था। तो अचानक से एंटोनेट के फोन में सिग्नल आ जाते हैं और वह देखती है कि उसे व्लादिमीर का मैसेज आया है। तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी पैट्रिक के साथ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन व्लादिमीर से मिलने के एक्साइटमेंट में वह रास्ता ही भूल जाती है और रात होने के कारण वह पैट्रिक के साथ वहीं सो जाती है। अब अगली सुबह हम व्यूअर्स देखते हैं कि एंटोनेट पैट्रिक से लिपटी पड़ी है और उसके हाथ में पैट्रिक की 5वीं किक है। मतलब रात में उसे व्लादिमीर का सपना आया है और वह पैट्रिक को ही लिपट गई और उसके साथ दबा दबा कर संभोग किया। और फिर जंगल के सारे जीव जंतु भी वहाँ आ जाते हैं क्योंकि यह अननेचुरल घटना से उनके भी दिल को ठेस पहुंची थी। तो यह सीन देखने के बाद दुनिया के तमाम गधे इस जंगल की ओर कूच कर देते हैं। तो यहाँ पर सभी गधे मिलकर एक कविता पढ़ते हैं कि पागल लोगों के लिए करते हो तुम गधे शब्द का प्रयोग, आज उसी गधे ने कर डाला किसी की योनि के साथ संभोग। अब कहीं भी तुमको पागल दिखे तो उसको कभी ना बोलना डंकी, क्योंकि डंकी के नीचे हमेशा झूलता है क्योंकि डंकी के नीचे हमेशा झूलता है एक 15 इंच का मंकी। तो अब एंटोनेट को आगे जाने पर पता चलता है कि वह रास्ता भटककर वापस काले नुमाइंदा और चाइनीज आफत के होटल पहुंच चुकी है। मतलब वह जहाँ से चली थी वापस वहीं पहुंच चुकी थी। तो अब एंटोनेट हार मानकर होटल के अंदर चली जाती है। लेकिन यहाँ काला नुमाइंदा समझ गया था कि एंटोनेट का गलती से वापस यहाँ आना तकदीर का कोई खेल है। तो अब एंटोनेट रूम में सो रही होती है। तो जब वह सुबह को उठती है तो वह विंडो से देखती है कि व्लादिमीर अपनी फैमिली के साथ इस होटल में आ रहा है। मतलब यहाँ काले नुमाइंदे का अनुमान सही था कि सब तकदीर का खेल है। तो यहाँ एंटोनेट की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह व्लादिमीर के साथ संभोग करने के लिए पागल सी हो गई थी। तो अब एंटोनेट व्लादिमीर की फैमिली के सामने नए कपड़े मटक कर जाती है और जैसे व्लादिमीर की बेटी एलिस की नजर उस पर पड़ती है तो वह अपनी मोम को लेकर एंटोनेट से मिलने आती है। तो एलिस को देखकर एंटोनेट ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कुछ जानती ही ना हो कि हाय मेरे क्लास की बच्ची है। तो यहाँ एलिस अपनी टीचर को देखकर कंफ्यूज थी कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है और वह डरती भी है कि यही होमवर्क न दे दे। लेकिन नहीं बेटा, ये होमवर्क के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पापा को जर्क देने के लिए आई है। तो यहाँ एंटोनेट को देखकर व्लादिमीर भी घबरा जाता है कि कहीं वाइफ के सामने यही झल्लूस ना निकल जाए आज। और वह और भी ज्यादा तब घबरा जाता है जब उसकी वाइफ ने कहा कि अब तुम आगे का सफर हमारे साथ ही तय करना। तो अब एंटोनेट सबको अपने गधे पैट्रिक से मिलवाती है। लेकिन अब पैट्रिक नहीं रहा, उसे तो कुछ और ही चस्का लग गया था। तो व्लादिमीर को देखकर उसका रिएक्शन ये था। दूसरी तरफ काला नुमाइंदा भी समझ गया था कि व्लादिमीर ही वह आदमी है जिसके लिए एंटोनेट इतने दिन से परेशान थी। तो काला नुमाइंदा दोनों को मिलवाने के लिए एक रूम सेट कर देता है। तो रूम के अंदर एंटोनेट व्लादिमीर का पुतिन पकड़ने वाली ही होती है। लेकिन वह देखती है कि एंटोनेट के यहाँ होने से व्लादिमीर बिल्कुल भी खुश नहीं है और व्लादिमीर कहता है कि तुम अभी यहाँ से वापस पेरिस चली जाओ वरना मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन एंटोनेट मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो व्लादिमीर उसे समझाता है कि हमारा एक साथ रहना हम दोनों के लिए सही नहीं है और एंटोनेट को सीने से लगा लेता है। लेकिन एंटोनेट अभी भी वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। अब सभी टूरिस्ट एक साथ डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ सभी मत एंटोनेट से हंस के बातें करने लगते हैं जो कि व्लादिमीर को बर्दाश्त नहीं होता। तो अब सभी सोने के लिए चले जाते हैं। तो जहाँ एंटोनेट सो रही होती है उसके ऊपर वाले बेड पर व्लादिमीर सोता है और वह बेड के जरिए अपना पुतिन एंटोनेट को दिखा देता है जिससे एंटोनेट के अंदर खलबली मच जाती है और अब उसे कहाँ नींद आने वाली थी। तो वह वहाँ से उठकर अपने गधे पैट्रिक के पास जाती है। तो यहाँ व्यूअर्स को लगता है कि फिर से 5वीं किक न पकड़ ले, लेकिन नहीं, तभी वहाँ व्लादिमीर भी आ जाता है और फिर यह दोनों एक दूसरे को लिपट जाते हैं और वहीं घास में ही एक प्यारा सा संभोग करते हैं जिससे एंटोनेट को बहुत ज्यादा सुकून और शांति मिलती है, मानो उसे किसी ने सालों से बंधी जंजीरों से आजाद कर दिया हो। अब अगली सुबह सभी हाइकिंग के लिए रेडी हो जाते हैं और अपने अपने गधों को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ फिर से पैट्रिक को दिक्कत होने लगती है। शायद पैट्रिक एंटोनेट के रात वाले संभोग से खुश नहीं था।
तो यहाँ व्लादिमीर की वाइफ उसकी मदद के लिए उसके साथ चलने लगती है और दोनों में बातें शुरू हो जाती हैं। और यहाँ व्लादिमीर की वाइफ साफ साफ कह देती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा है। तो इस पर एंटोनेट कहती है कि क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो आप। तो एंटोनेट को समझाने के लिए व्लादिमीर की वाइफ एक कविता पढ़ती है कि वाइफ को सब कुछ पता चल जाता है जब हस्बैंड का लटका हुआ मिलता है अंग। व्लादिमीर के औजार पे मैंने महसूस किया है तेरी योनी का जामुनी और मेटमेला रंग। मेरे हस्बैंड को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो तब तक ले रहा है जब तक तेरा सामान है टाइट। जिस दिन तेरा सामान ढीला हुआ उस दिन से तुम दोनों में होने लगेगी फाइट। तो यह कविता पढ़ने के बाद व्लादिमीर की वाइफ वहाँ से चली जाती है। तो यह कविता सुन एंटोनेट चौंक जाती है और कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होने लगता है कि व्लादिमीर की वाइफ की बात एकदम ठीक है। व्लादिमीर उसे बस संभोग के लिए ही तो मिलता था, ना उसके साथ घूमता है, ना प्यार भरी बातें करता है, वह तो बस पेलता है। तो अब कुछ टाइम बाद व्लादिमीर उससे रात को मिलने के लिए कहता है, लेकिन वह व्लादिमीर को कुछ भी जवाब दिए बिना आगे बढ़ जाती है और अब उसने अपना सफर अकेले ही तय करने का फैसला कर लिया था। तो पीछे व्लादिमीर की फैमिली आ रही थी तो वह पैट्रिक को तेज दौड़ाने लगती है, जिसकी वजह से वह जोर से गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। तो यहाँ व्लादिमीर आता है लेकिन वह उसे साफ साफ मना कर देती है कि आज के बाद वह उससे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब वह समझ गई थी कि व्लादिमीर बस उसका यूज कर रहा था। तो व्लादिमीर की फैमिली एंटोनेट को ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तो अब एंटोनेट कैसे भी करके पैट्रिक को अपने पास बुलाती है और उसके ऊपर बैठकर अपना सफर आगे बढ़ाती है। व्लादिमीर को बुलाने के लिए वह एक पास के ही गाँव में पहुँच जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके प्यार की कहानी अब पूरे गाँव में फैल गई है। तो इस वजह से वह अभी के अभी वहाँ से अपने घर वापस पेरिस लौटना चाहती थी, लेकिन आज रात तक पेरिस के लिए कोई भी ट्रेन नहीं थी। तो वह एक होटल में रुक जाती है जहाँ टूरिस्ट में एक जानवरों का डॉक्टर भी होता है और वह उसके पैर को सही करने की कोशिश करता है। तो यहाँ एंटोनेट को यह भी पता चलता है कि यहाँ जितने भी टूरिस्ट हैं वो सभी एंटोनेट की अफेयर वाली कहानी जानते हैं, लेकिन कोई भी उसे गलत नजरों से नहीं देख रहा था। सब उसके प्यार करने के अंदाज को रेस्पेक्ट कर रहे थे। अब रात को एंटोनेट टूरिस्ट के साथ पार्टी में चली जाती है क्योंकि उसको कैसे भी करके रात गुजारनी थी और सुबह वहाँ से पेरिस के लिए निकलना था। तो वहाँ उसे एक शरीफ नाम का बंदा मिलता है जो कि बिल्कुल भी शरीफ नहीं था। वह एंटोनेट को किस करने लगता है और एंटोनेट भी उसका साथ देने लगती है। तो अब एंटोनेट और शरीफ में दोस्ती सी हो जाती है और शरीफ उसको उसके रूम तक गोद में उठाकर लेकर जाता है। कुछ ज्यादा ही शरीफ था, बिल्कुल नाम के अपोजिट था साला। उधर पैट्रिक अलग परेशान था। लेकिन अगली सुबह शरीफ को अपने रास्ते लग जाना पड़ता है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं कि अगर इस शरीफ को अपने रास्ते लगना जाना पड़ता तो यह एंटोनेट के रास्ते जरूर लगा देता। अब वापस पेरिस जाने से पहले एंटोनेट पैट्रिक के साथ कुछ वक्त बिता रही होती है। तो वहाँ एक एरोप्लेन के से मुंह की औरत आती है और वह एंटोनेट का पैर सही करने लगती है और वह बताती है कि मैंने ही पैट्रिक को बचपन से पाला है, वह एक बहुत अच्छा गधा है। तो यहाँ व्यूअर्स कहते हैं तब एंटोनेट का पैर ठीक हो जाता है और वह वहाँ तक पहुँचने लगती है जहाँ उसका ट्रैक खत्म होना था। घंटों के सफर के बाद आखिरकार वह अपने लास्ट होटल तक पहुँच जाती है जहाँ उसने पैट्रिक को बुक किया था। तो यहाँ वह अपना सामान पैक करके निकलने की तैयारी करने लगती है और जाने से पहले वो पैट्रिक को अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन होटल वाले ने उसे बताया कि पैट्रिक को तो कोई दूसरा टूरिस्ट हाइकिंग के लिए ले जा चुका है। तो यह सुनते ही एंटोनेट पैट्रिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है क्योंकि वह उसको आखिरी बार मिलना चाहती थी, लेकिन पैट्रिक उसे कहीं नहीं मिलता। तो वहाँ पर मौजूद एक औरत एंटोनेट को बताती है कि उस गधे को तो एक लौंडा इधर को लेके चला गया। तो वह तुरंत उसकी तरफ भागती है और आवाज लगाती है कि पैट्रिक कहाँ हो तुम। तो उधर से पैट्रिक भी आवाज लगाता है और वह एंटोनेट की आवाज सुनकर चीते की तरह दौड़ता हुआ आता है। तेरी ले लो बाहें। और फिर एंटोनेट उसे गले लगा लेती है और उसे किस कर का इलाज यहाँ पर हो जाएगा और उसकी जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। ये सब बातें सुनकर इलाई की मॉम मायूस हो गई थी। वो गुस्से में अपना सामान को पैक करके इलाई को लेकर यहाँ से जाना चाहती थी। इसी लड़ाई में डॉक्टर हॉर्न भी जाग जाती है। वो इलाई की मॉम से कहती है कि मुझ पर भरोसा करो, सब ठीक होगा। उधर इलाई अपने डैड के पास आता है और उन्हें फाइल्स के बारे में बताता है जो उसने देखी थी। वो कहता है डॉक्टर हॉर्न खूनी है, उन्होंने बहुत से मासूम बच्चों की जान को लिया है, हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। मगर इलाई के मॉम डैड को ये लगने लगा था कि वो जानबूझकर ऐसी कहानियां बना रहा है क्योंकि वो किसी भी हालत में यहाँ से जाना चाहता था। इसीलिए वो उसे धोखे से बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद उसे डॉक्टर हॉर्न तीसरी स्टेज के इलाज के लिए लेकर जाती है। इलाई जोर जोर से चिल्लाकर सबसे यही कह रहा था कि प्लीज मेरी बात का यकीन करें, इस डॉक्टर ने बहुत से बच्चों को मारा है। यहाँ पर इलाई को नर्सिस ने पकड़ लिया था, मगर वो एक नर्स के हाथ पर काट कर यहाँ से भाग जाता है और जहाँ पे डॉक्टर हॉर्न के कमरे में छुप गया था उसे उस कमरे में एक खुफिया दरवाजा दिखाई देता है जो उसे एक तहखाने तक ले गया था, जिसे देखकर वो हैरान था। मगर वहाँ की हवा नुकसानदेह थी और दोबारा से उसे एलर्जी होना शुरू हो जाती है। वो बेहोश हो गया था, मगर जब उसे होश आता है तो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक था और सही तरीके से वहाँ पर सांस भी ले पा रहा था। अब वो भी समझ चुका था कि उसके मॉम डैड अब तक उससे झूठ बोल रहे थे कि वो बीमार है, असल में वो बिल्कुल ठीक था। वो अपने मॉम डैड से बहुत गुस्सा था। तभी थोड़ी देर बाद उसकी मॉम आती है जो उसे ये कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मैंने तुमसे झूठ बोला है, मगर मेरा यकीन करो ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, सही वक्त आने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। लेकिन अचानक से इलाई बेहोश हो गया था। जब उसकी मॉम लॉक खोलकर उसे देखने अंदर जाती है तो वो अपनी मॉम पर हमला कर देता है। इसका मतलब ये था कि वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था। उस
हमले की वजह से उसकी मॉम बेहोश हो जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर वो यहाँ से भाग गया था। बाहर आकर वो अपने कमरे की खिड़की को लोहे से तोड़ने की कोशिश करता है, जहाँ पर दूसरी तरफ हेली भी खड़ी हुई थी। इससे पहले वो बाहर जा पाता, सभी नर्सेस और डॉक्टर आकर इलाई को पकड़कर इलाज के लिए ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इलाई की मॉम को भी होश आ गया था, जो तय खाने से बाहर आने लगती है। तभी उनकी नजर एक कुएं पर पड़ती है, जो वो उसे खोलकर देखती है, जिसके अंदर बहुत से बच्चों की लाशें पड़ी थी, जिसे देखकर वो डर गई थी और समझ जाती है कि इलाई सच बोल रहा था। वो अब एक चाकू को लेकर इलाई की जान बचाने जाती है, जिधर उसका इलाज चल रहा था। और इलाई के डैड की मॉम से चाकू को ले लेते हैं और डॉक्टर हॉर्न को देकर इलाज शुरू करने का कहते हैं। वो इलाई को बांधकर किताब को पढ़ने लगती है और साथ ही साथ इलाई के ऊपर होली वाटर डाल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसके साथ कर क्या रहे हैं और क्या चाहते हैं। होली वाटर के गिरने से इलाई की जिल्द जल रही थी। अब जब डॉक्टर हॉर्न चाकू उसको मारने लगती है तो इलाई को गुस्सा आ गया था। उसकी जिल्द का रंग और आंखें लाल हो जाती हैं। वो गुस्से में उस चाकू को डॉक्टर हॉर्न को ही मरवा देता है। उन्होंने खुद ही अपनी जान ले ली थी और वहाँ पर मौजूद सभी नर्सेस को हवा में उड़ाकर आग लगा देता है। क्या इलाई के पास कोई बुरी ताकत थी जिस वजह से वो ये सब कुछ कर रहा था? ये सब देखकर उसकी मॉम भी डर गई थी। अब इलाई अपनी मॉम से पूछता है कि ये सब कुछ मैं कैसे कर पा रहा हूँ और मैं कौन हूँ, बताए मुझे मॉम। अब उसकी मॉम उसे बताती है और यहाँ पर इस कहानी की सच्चाई खुलती है कि असल में सबके पीछे क्या कहानी थी। अब इलाई की मॉम बताती है कि तुम आम इंसान नहीं बल्कि शैतान के बेटे हो। मैंने शैतान से दुआ मांगी थी कि मुझे एक बेटा चाहिए, जिसके बाद तुम पैदा हुए। मुझे लगता था कि तुम एक आम इंसान के बच्चे की तरह हो, पर नहीं, तुम में शैतान का खून है और इसी चीज को तुमसे दूर रखने के लिए हम यहाँ पर आए थे। पर इस चीज का अब कोई फायदा नहीं, तुम्हारी बुरी ताकतें जाग चुकी हैं। अब मजबूरन हमें तुम्हें तुम्हारे असल डैड तक लेकर जाना होगा। तभी पीछे से इलाई पर उसके डैड हमला करते हैं, मगर वो उन्हें भी हवा में उड़ाकर जख्मी कर देता है और अपनी मॉम के साथ घर से बाहर आ गया था, जहाँ पर हेली उनकी गाड़ी के पास खड़ी थी। वो इलाई को बताती है कि मैं भी शैतान की बेटी हूँ और जो बच्चे तुमसे पहले यहाँ पर आए वो सब हमारे बहन भाई थे। इलाई कहता है तुमने इन सब के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो कहती है मैं चाहती थी कि तुम अपनी ताकतों को खुद जगाओ। ये सब बताकर हेली उससे पूछती है क्या तुम अपने असल डैड के पास जाने के लिए तैयार हो? इलाई भी इस बात के लिए मान गया था। हेली जिसका सिर्फ बड़ा सा सभी आसमान में नजर आता है और उसी की मदद से वो एक किंगडम के लोगों को एक एक करके मारता है, जिससे उन लोगों में डर का माहौल बन गया। फिल्म की शुरुआत एक किंगडम से होती है जहाँ रानी के सामने एक रिचुअल जादू किया जा रहा था, जो एक डांस की तरह का था और ये जादू एक जादूगरनी और उसके साथी कर रही थी ताकि किंगडम में अमन सुकून बना रहे, क्योंकि अक्सर किंगडम में सुकून रखने के लिए इस तरह के जादू करवाए जाते हैं। जैसे जादू पूरा हुआ, जादूगरनी आसमान में एक काफी बड़े ड्रैगन को लाकर बताती है कि ये हेवन इन्हीं जन्नत से आया हुआ ड्रैगन है जो हमारे पूरे किंगडम की हिफाजत करेगा। उसी देख सभी लोग हैरान तो थे, साथ ही खुश भी हो गए, ये सोचकर कि अब हम बेफिक्र होकर रहेंगे, किंगडम पर कोई खतरा नहीं आएगा। लेकिन तभी पूरे आसमान में तूफान उठने लगा, चारों तरफ काले बादल छा गए और पता नहीं कैसी अचानक ही वो ड्रैगन भी वहाँ से गायब हो गया, जिसके साथ ही सभी लोगों को आसमान में एक काफी बड़े खतरनाक शैतान का चेहरा दिखाई देने लगता है, जिसे देख सभी लोग एकदम काफी घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ अंदाजा ही नहीं था कि इतनी बड़ी मुसीबत अचानक से कहां से आ गई। पर सिपाही बड़ी हिम्मत दिखाते हुए एक साथ जमा हुए और एक साथ बहुत सारे तीरों की बारिश शैतान पर कर देते हैं। लेकिन ये उसके लिए वो छोटा सा हमला था, जिससे शैतान को कुछ नहीं हुआ। वो अपनी बड़ी सी मुंह से एक साथ ही सारे तीर निकल जाता है, पर इस चीज से उसे काफी गुस्सा आ गया और अब वो जवाबी हमला करता है। वो अपनी जुबान, जिसकी ऑक्टोपस की तरह ढेर सारी टांगी थी, उनकी मदद से सभी सिपाहियों पर हमला कर देता है। लेकिन कमांडर हिम्मत करके हवा में उठी, अपनी तलवार से वो शैतान की एक जुबान काट देती है, जिससे शैतान चिढ़ गया। वो रानी को धमकाते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारा और तुम्हारे किंगडम का खात्मा करीब है, जिसे खत्म होने से कोई नहीं बचा सकता। जो कहने के बाद वो यहाँ से चला गया। इसके बाद अगले दिन किंगडम में एक डिटेक्टिव, जो एक काफी अच्छा वॉरियर योद्धा भी था, उसे बुलाया जाता है, जिसका नाम डाई रेंजी था, ताकि वो पता लगवा सके कि आखिर वो शैतान किस मकसद के लिए आया था। यहाँ पर सभी सिपाही और उनकी हेड, जिसका नाम वोजी था, वो डाई रेंजी को कल रात हुए वाक़ये के बारे में बताती है, जो सुन वो वोजी के साथ उस हॉल में जाने के लिए निकल गया, जहाँ पर लोगों को कल रात वो शैतान देखा था। पर रास्ते में ही कोई अजीब सा इंसान तेजी से उनके पीछे से गुजरता है, जिसकी ताकत ये भी थी कि वो खुद को धुएं में बदल सकता है। वो किरण के सामने आकर डाई रेंजी पर हमला करने की कोशिश करता है। वो अपने नोकदार हाथों से उसे जख्मी करना चाह रहा था, पर डाई रेंजी ठीक टाइम पर पीछे हटकर अपनी जान बचा रहा था। ये देख वोजी को गुस्सा आ गया। वो डाई रेंजी को पीछे हटाकर खुद उससे लड़ने लगती है, क्योंकि उसकी लड़ने की स्किल्स बहुत कमाल की थी। काफी बहादुरी से इसका सामना करती है, हवा में उड़ कर घूम कर वोजी मार रही थी। अपने साथी को हारता हुआ देखकर उस आदमी का दूसरा साथी वहाँ आ गया, जो डाई रेंजी को रस्सी से बांध देता है, पर वो बड़ी चालाकी से घूम कर रस्सी से आजाद हो गया। फिर वोजी के साथ मिलकर दोनों से लड़ने लगा। वो दोनों आदमी इनके सामने टेक नहीं पाए, इसलिए फौरन वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद किंगडम का कमांडर वहाँ आकर बताता है कि इन दोनों आदमियों को मैंने ही भेजा था, क्योंकि इन्हें मैंने अपनी और रानी की हिफाजत करने के लिए रखा हुआ है। डाई रेंजी कमांडर से कहने लगा कि मैं रानी से मिलना चाहता हूँ, मगर उसने ये कहकर साफ साफ मना कर दिया कि आई एम सॉरी, वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती। जो सुन उसे हैरत भी हुई, उसे काफी अजीब भी लगा, लेकिन फिर भी उस बात को टाल देता है। अब डाई रेंजी उस
हॉल में आ ही गया जहाँ कल रात शैतान देखा था। वो यहाँ एक जादू डिवाइस रख के ये पता लगवाने की कोशिश करता है कि आगे कल रात यहाँ हुआ क्या होगा, जिसके साथ ही उसे सब कुछ दिख जाता है और सारी बात समझ आ जाती है। वो जादूगर से पूछने लगा कि तुम्हारे हिसाब से क्या वो शैतान असली था या किसी ने जादू करके बस सबको डराने के लिए वहम दिखाया। जिस पर जादूगर ने जवाब देती है कि मुझे जहाँ तक लगता है वो असली था, क्योंकि इतना खतरनाक जादू कोई नहीं कर सकता। जो सुनकर डाई रेंजी अब कमांडर के साथ जंगल में रह रही एक मास्टर के पास जाता है, क्योंकि वो काफी कसरत थी तो जरूर उनके पास इस सारे मामला की जानकारी होगी, पर इन्हें वहाँ मास्टर नहीं मिलती। तभी अचानक कमांडर के साथियों पर एक आदमी हमला कर देता है जिसने अपना हुलिया जोकर जैसा बनाया हुआ था। वो दोबारा हमला करता है, दोनों अपनी अपनी तलवारों से उसे लड़ने लगे, पर जोकर इनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो बड़ी आसानी से घूम कर घोट कर इन्हें मारता जा रहा था। लेकिन जोकर की सारी हरकतें देखकर डाई रेंजी ये पता लगवा लेता है कि कोई असली का इंसान नहीं है, बल्कि पपेट इफेक्ट टुकड़ी है, यानी जादू से बनाया गया नकली इंसान, जिसे कोई एक ना नजर आने वाली दादी से कंट्रोल कर रहा है। और तभी तो जोकर लड़ पा रहा है। ये जानते ही कमांडर जोकर की तरफ अपनी तलवार फेंक कर मारता है, जिससे धागा कट गया। जोकर वहीं गिरकर ढेर हो जाता है, पूरी तरह खत्म हो गया था। अब कमांडर उस इंसान को ढूंढने के लिए निकलते हैं जो जोकर की पपेट को कंट्रोल कर रहा था। वो कोई बड़ा इंसान नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची थी। वो मास्टर के साथ ही रहती थी। इन्हें बताती है कि तुम मास्टर से नहीं मिल सकती, क्योंकि वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते। ये सुनकर कमांडर को गुस्सा आ गया और वो उस तरफ जाने लगा जहाँ मास्टर रहती थी। लेकिन तभी सामने से ड्रैगन आकर उस पर हमला कर देता है। वो बार करके उसे गिरा रहा था, क्योंकि वो कमांडर को रोकना चाहता था। फिर ड्रैगन डाई रेंजी को बताता है कि ये बात तय है, लिख दी गई है कि अब किंगडम का खात्मा करीब है, वो तबाह हो जाएगा, इसे तुम नहीं रोक सकती। जो कहकर एक झटके में उन्हें मास्टर के ले जाता है। यहाँ मास्टर भी वही बात दोहराते हैं कि हाँ ये सच है, किंगडम की तबाही करीब है। अब तब यहाँ दोबारा से काले बादल छाने लगे और अब यहीं पर आसमान में वो शैतान दोबारा से आ जाता है। कमांडर के दोनों साथी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने जहर से दोनों को ही मार देता है। ये देखकर मास्टर अब ड्रैगन को भेजते हैं उसे लेने के लिए, पर ड्रैगन उसकी ताकतों के सामने कुछ नहीं था। शैतान अपनी जुबान में ड्रैगन को लपेट कर फंसा लेता है और सीधा निकल गया, जो देखकर मास्टर दंग रह गया। इससे पहले वो खुद हमला करते शैतान उन पर हमला कर देता है, जिससे मास्टर जलने लगे, राख में बदलकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद शैतान भी वापस चला जाता है। उधर वूजी उन लोगों की लाशों की जांच कर रही थी जो शैतान के हमले से मरे थे। लाशों की चोटों को उसने जैसे ही काटा, उसे अंदर से अजीब तरह की स्किन जिल्द मिली, जो देख वो काफी हैरान रही थी। तभी इधर डाई रेंजी भी आ गया। उसे भी वूजी इस सब के बारे में बताने लगी, पर डाई रेंजी को यहाँ किसी और के होने का भी एहसास हो जाता है। वो चारों तरफ शराब फेंक कर कहते हैं कि यहाँ जो भी है सामने आ जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा बल्कि बहुत सारी शराब दूंगा। उसका यकीन नहीं था कि वहाँ रखा काबू टीवी लगा। उसे खोलकर फिर अंदर से एक आदमी बाहर आया जिसकी हालत ठीक नहीं थी। उसे डाई रेंजी पहले से ही जानता था, क्योंकि वो पहले यहाँ का डॉक्टर हुआ करता था, पर शराब की उसे बहुत बुरी लत लग गई, जिस वजह से उसे किंगडम से निकाल दिया गया। अब डाई रेंजी उसे पूछने लगा कि अगर तुम्हें पता है कि इन मरे हुए लोगों में ये अजीब जिल्द कैसी है तो फौरन मुझे बता दो। जिस पर वो बताता है कि काफी सालों पहले एक छोटी सी गाँव में रानी ने अपने कुछ सिपाही भेजे थे, क्योंकि कहा जाता है कि उस गाँव में शैतान रहते हैं, पर उन सब सिपाहियों की वहाँ मौत हो गई, जिनकी जिसमें भी ये अजीब से जिन थी। जो सुनकर डाई रेंजी काफी हैरान रह गया। उस आदमी की बात सुनकर वूजी बताती है कि मेरे डैड भी गए थे वहाँ एक बार, पर आज तक वापिस नहीं आए। इसलिए अब डाई रेंजी उस गाँव में जाने का फैसला करता है ताकि शैतान के बारे में वहाँ से कोई सुराग मिल जाए। और अब ये सारे लोग वहाँ जाने के लिए निकल गए। उन्हें अपना सफर कश्ती के जरिए ही तय करना पड़ता है, पर थोड़ा दूर जाने पर चारों तरफ कोहरा छा गया, जिस वजह से कश्ती गलत रास्ते की तरफ लौट जाती है। लेकिन फिर भी ये लोग कश्ती से उतर ही गए और जैसे तैसे केव गाड़ी के जरिए गाँव के रास्ते में दाखिल हो गई। जहाँ आते ही उन्हें सारे सिपाहियों के स्केलेटन ढांचे दिखाई देते हैं, जिन सबको शैतानों ने मार दिया था। वहाँ वूजी को अपने डैड का स्केलेटन भी दिखता है, जिससे देख और टूट गई काफी दुखी हो जाती है। यहाँ इन्हें एक जानवर का स्केलेटन भी दिखा जो बहुत ही अजीब लग रहा था। साथ ही दीवार पर उस सर वाले शैतान की तस्वीर भी बनी हुई थी, जो देख सभी काफी घबरा गए। उन्हें यहाँ एक काफी पुराना कपड़ा भी दिखा जिस पर कोई जादू के मंत्र लिखे हुए थे। तभी अचानक सर्वली शैतान की तस्वीर वहाँ से गायब हो गई, जिसके साथ ही दूसरे शैतान यहाँ आकर इन पर झपट पड़ गई तरह हमला कर दी गई। एक उड़ती हुई शैतान भी यहाँ आई, उसने लाल रंग के जादुई कपड़े पहने हुए थे। उसे डाई रेंजी करने लगा, अपनी तलवार से वो उसके जादुई कपड़े फाड़ देता है, जिससे वो धुएं में बदलकर फौरन यहाँ से भाग गई। अब ये लोग जैसे यहाँ से निकलने लगी, अचानक कमांडर को कुछ हुआ। वो पागलों जैसी हरकतें करने लगा, वहाँ की सभी दीवारों को तोड़ने लगता है, जिससे वो पूरी ही केव टूटने लगी, जो देखकर सभी काफी डर गए। बिना टाइम गवाए आधे लोग केव के रास्ते और आधे नदी के रास्ते से बाहर आ जाते हैं। कमांडर भी होश में आकर जैसे वहाँ से बाहर आने लगा, अचानक एक बड़ा सा पत्थर उनके ऊपर आकर गिरा, जिससे कमांडर के साथ साथ उनके साथियों की भी मौत हो जाती है। अब अगले दिन पूरे किंगडम के लोग सड़क पर निकल आए। वो रिचुअल भी कर रही थी और शैतान से बचने के लिए दुआएं भी मांग रही थी। वो डाई रेंजी से भी मदद मांगने लगे ताकि वो किंगडम को बर्बाद होने से बचा ले, पर क्योंकि अभी तक उसने ये मामला सुलझाया नहीं था तो वो कुछ नहीं कहता। वो वसीयत उन लोगों की लाशों को चेक करने लगी जिन पर तीर वाले शैतानों ने हमला किया था। उनकी जिल्द काटने पर भी वही अजीब सी जिल्द अंदर से निकली, जिसे जैसे वो उसने पानी में डाला वो गायब हो गई, जो देख उसके होश उड़ गई। और जब डाई रेंजी ने पानी में देखा तो उसे पता चला कि वो जिल्द पानी में गायब नहीं हुई, बल्कि उसने पानी में जाकर खुद को इनविजिबल बना लिया है। मतलब उसका वजूद तो पानी में था, बस वो नजर नहीं आ रही थी। एक ना नजर आने वाली जिल्द बन गई थी, जो देख वो भी दंग रह गया।
अब इस मामले को सुलझाने के लिए जेल से वो बाहर आया, अचानक एक खतरनाक क्रीचर जो छिपकली जैसा लग रहा था वो डाई रेंजी पर हमला कर देता है। वो भी क्रीचर पर वार कर रहा था, पर वो बार बार खुद को इनविजिबल करके डाई रेंजी पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुकाबले क्रीचर कमजोर था तो डर कर वहाँ से भाग गया। एक घर में आकर छुप जाता है। डाई रेंजी जैसे उस घर में गया तो वहाँ कमांडर की आत्मा थी जो उसे कह रहा था कि तुम इस मामले से दूर रहो, क्योंकि किंगडम का खात्मा किस्मत में लिख दिया गया है, इसे तुम नहीं बदल सकते। ये बताते ही अचानक से कमांडर की आत्मा को भी कुछ होने लगा, राख बनकर जोक्सी वहाँ से गायब हो जाता है। ये देख डाई रेंजी काफी परेशान रह गया, ये सोचकर कि आखिर ये मामला क्या है और मैं इस किंगडम को कैसे बचाऊं। साथ ही किंगडम के मिनिस्टर्स और ऑफिसर्स की मीटिंग है जिसमें वो सारे ये प्लान बनाएंगे कि शैतान के खिलाफ जंग कब लड़ेंगे। और यही बात डाई रेंजी को काफी परेशान कर रही थी कि कहीं शैतान इस मीटिंग का फायदा न उठा ले, वो भीड़ देखकर एक साथ सभी पर हमला न करके इसी के साथ वो पानी में अपनी परछाई देकर सब कुछ दोबारा से याद करने लगा। जहन पर जोर डालता है कि कहीं ऐसा तो नहीं सबूत मेरे सामने है और मैं उसे देख नहीं पा रहा, यह देखकर मैंने अनदेखा कर दिया। उसकी सोच के साथ ही सब कुछ उसे देख दिया, उसे सारी असलियत का पता चल गया, इस वजह से उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है, मीटिंग के लिए सब लोग बैठे हुए थे, पर मीटिंग शुरू होने से पहले ही आसमान का रंग अजीब होने लगा और फिर वहाँ एक काफी बड़ा गोल रास्ता बन जाता है जो देख सभी की हालत खराब हो गई। जिसके अगले ही पल वो सब वाला शैतान वहाँ आ गई, सभी पर हमला कर देता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, जिससे वहाँ भगदड़ मच गई। लेकिन इससे पहले वो सब लोगों को मारता किसी तरह डाई रेंजी अपना हाथ बड़ा करके उस शैतान का सर काफी नीचे कर देता है। अब इस खतरनाक शैतान के इतना पास आने की वजह से सभी काफी डर गए। रोजी और उसके सिपाही वहाँ हर तरफ सफेद रंग का पाउडर फेंकने लगे, जिससे वो छिपकली जैसा क्रिएचर जो इनविजिबल होकर सब पर हमला कर रहा था वो दिखने लगा, सबके सामने आ जाता है, जिसे लोग चारों तरफ से पकड़कर बंदी बना लेते हैं। जिसके बाद डाई रेंजी सबके पास आकर असलियत सामने रखता है, बताता है कि ये कोई शैतान नहीं था, बस सब लोगों को परेशान करने के लिए कंफ्यूज किया जा रहा था, उलझन में डाला गया, क्योंकि ये शैतान पानी में दिखने वाली किसी परछाई की तरह है बस और कुछ नहीं। मैं जानता था कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है वो आज की मीटिंग का फायदा जरूर उठाएगा, इसीलिए मैंने आसपास की सभी जगहों की तलाशी ली। मुझे एक खुफिया जगह के बारे में पता चला। मैं जब वहाँ गया तो मुझे इस शैतान का मास्क वहाँ दिखा, जिसे एक सिस्टर मशीन के साथ जोड़ा गया था और उस सिस्टर मशीन के जरिए उस शैतान का सर इतना बड़ा दिखाई दे रहा था ताकि लोगों में दहशत फैले। और जब वो शैतान सबके सामने आता था तो एक छिपकली जैसा क्रीचर इनविजिबल होकर सब पे हमला करता था, जिससे सबको यही लगता था कि शैतान ने सबको मारा, क्योंकि ये क्रीचर तो दिखता ही नहीं था। और मरे हुए लोगों के अंदर वो अजीब सी चीज मिलने का मतलब ये था कि आगे चलकर वो भी क्रीचर भी बदल जाएंगे। इन सब चीजों को कामयाब करने के लिए एक जादू का इस्तेमाल किया गया, वो जादू जो हमारी महान जादूगरनी भी करती है, यानी कि ये सारी चाल जादू करने की थी। और जो बच्ची हमने देखी थी जो मास्टर के साथ रहती थी वो भी जादू करने का रूप है। ये जानकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब डाई रेंजी जादू करने को बताता है कि मैंने तुम्हारे जादू को कब से महसूस कर लिया था, इसीलिए तुम हमेशा मेरे साथ रहती थी, है ना, ताकि मुझे शक ना हो और तुम मुझे यकीन दिला सको कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं बल्कि शैतान का है। लेकिन इस सब की भनक मुझे तब लगी जब मैंने मास्टर और कमांडर के पीछे लगी रस्सियों को देखा, जिन्हें पपेट बनाकर तुम कंट्रोल कर रही थी। हमेशा उन्हें कठपुतलियों की तरह ही चलाया गया। एक बार मैंने तुम्हारा असली रूप भी देख लिया था, तुम्हारी शक्ल काफी बिगड़ी हुई थी, हाथों पर निशान भी थी जो अक्सर कठपुतलियां चलाने वालों के हाथों पर होती है, जिससे मेरा शक यकीन में बदल गया कि हाँ ये सब तुमने ही किया है। बेशक तुम इस सब में बहुत माहिर हो, तुम्हारी सोची समझी प्लानिंग थी, पर देखो क्या फायदा हुआ, आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। जादू करने का असली चेहरा देखकर सभी काफी दंग रह गए और क्योंकि उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई थी तो बच्ची वाले रूप में आकर डाई रेंजी को कहती है, वाह रेंजी मान ली तुम्हें, आखिर तो मेरी सच्चाई सबके सामने ले लिया। लो फिर आगे भी सुनो, मैंने ये सब बदले की आदमी किया क्योंकि रानी ने मेरे पूरे काम को बर्बाद कर दिया था, जिसका मैं बदला किंगडम को खत्म करके लेना चाहती थी। इतना कहकर वो दोबारा से अपनी पपेट वहाँ लाती है और सब पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन डाई रेंजी और सभी सिपाही मिलकर बहादुरी से पपेट्स का सामना करते हैं। बड़ी आसानी से उन्हें मारने के बाद जादू करने को भी चारों तरफ से घेर लिया जाता है। उसने यहाँ अपनी हार कबूल कर ली थी, पर वो उनके हाथों से मरना नहीं चाहती थी, इसीलिए खुद ही अपनी जान ले लेती है। सब नॉर्मल होने के बाद जब डाई रेंजी और रानी खड़ी थी तो तभी अचानक एक सिपाही भागता हुआ आया, बताने लगा कि पिछली पहाड़ियों में एक काफी बड़ी साइज का कछुआ देखा गया है। जो सुनकर डाई रेंजी अब इस मामले को सुलझाने के लिए भी चला गया, जो हो सकता है किसी और का मास्टर प्लान हो। पर डाई रेंजी काफी माहिर था, इस तरह का कोई भी खतरा हुआ वो आसानी से सुलझा लेगा। उसकी वजह से ही किंगडम का खात्मा होने से बच गया। दुश्मन की चाल का पता लगते ही उसने असलियत सामने लाकर रख दी, क्योंकि जादू करने की इरादे गलत थी। उसने गलत सोचा रानी के बारे में और बदला लेने का सोचा। इस बात को कोई नहीं झुठला सकता कि बदले की आग बहुत बुरी होती है, और वो गलत थी, इसलिए आखिर में उसका खात्मा हो गया। रानी बेकसूर थी तो ना उसको और ना ही किंगडम को कुछ भी हुआ। इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती।